ओके ओके, तो फॉर्मूली खाली रिवाइज पहले कर लेते हैं बेटा। हाँ, हेलो हेलो। यस सर। यस सर। हाँ यस सर। यस सर। ओके ओके। तो शुरुआत में ही मतलब जो जो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट ट्रिगोनोमेट्री पहले कुछ शुरू करते हैं, ठीक है ना। ओके, अब सबको याद होगा कि कैसे एंगल अगर रेडियन में है तो उसको कैसे डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, अगर डिग्री में है यस तो सर। उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यस ये सब आपको सर। पता है, राइट। कि अगर कोई एंगल मानो थीटा रेडियन है आपके पास, अगर कोई एंगल आपको थीटा रेडियन दे रखा है तो वो डिग्री में कितना होगा, थीटा इंटू 180 बाई पाए डिग्रीज, है ना बेटे, मेरे बात समझ रहे हो। यस अच्छा, अगर कोई एंगल आपको डिग्री में दे रखा है, मानो थीटा डिग्री दे रखा है, तो उसका हमें रेडियन वाला मतलब रेडियन यूनिट वाला मेजर चाहिए, तो क्या करेंगे उसमें पाई बाई 180 मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर, कितना रेडियन हो गया। गॉट माय पॉइंट सफर। अच्छा यस सर। यस सर। वेरी गुड। अच्छा, तो यहाँ पर सर्कल को लेकर जो फॉर्मूला था, सर्कल का आर्क का लेंथ, रेडियस एंड वो आर्क के द्वारा सेंटर में जो एंगल सबटेंड होता है, मानो ये सर्कल है और सर्कल का रेडियस, यस, मानो ये सर्कल है, सर्कल का रेडियस आर है और उसका आर्क का लेंथ एल है। और याद रखो बेटे कि आर एल दोनों का यूनिट सेम रहना जरूरी है। कि अगर रेडियस अगर आप 1 सेंटीमीटर लेते हो तो मतलब आर्क का लेंथ सम सेंटीमीटर लेना होगा। दोनों सेंटीमीटर, दोनों मीटर या फिर दोनों किलोमीटर ऐसा होना चाहिए। एक ऐसा नहीं कि रेडियस मीटर में ले लिए और आर्क का लेंथ किलोमीटर में ले लिया, दैट इज़ नॉट, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों का यूनिट आपको सेम लेना है, ध्यान रखना है। तो ये आर्क जो सेंटर में जो एंगल बनाता है, मानो वो एंगल है थीटा रेडियन। कितना एंगल है, थीटा रेडियन। और मैंने आपको बताया था एक दिन कि रेडियन एंड रियल नंबर के बीच में कोई भी अंतर नहीं है। सो मैं अगर खाली थीटा लिखता हूँ तो इसका मतलब आप समझ लेना कि थीटा रेडियन के बारे में सर बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर सर थीटा डिग्री के बारे में बात करते तो थीटा के ऊपर एक गोला देना नहीं भूलते सर, या तो गोला देते या फिर लिखते ऐसे थीटा डिग्री। मेरे बात समझ रहे हो। खाली थीटा अगर सर लिखे हैं यस सर। इसका मतलब सर थीटा रेडियन लिखे हैं। अगर डिग्री होता तो सर गोला देते या फिर लिखते डिग्री। तो मानो सेंटर में थीटा रेडियन एंगल बना रहा है, तो ये थीटा का वैल्यू कितना होगा, थीटा विल बी एल बाई आर, है ना, एल बाई आर, इतना रेडियन। मेरे बात समझ रहे हो ना। यस सर। यस सर। यस। तो याद रखो जब भी आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, कहीं पर भी ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होगा। एक तो एल एंड आर दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। दूसरा, जो एंगल थीटा ये फॉर्मूला में इन्वॉल्व हुआ है वो एंगल रेडियन में होना चाहिए, रेडियन में वो एंगल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप में से क्या क्या कर देते हो, कोई कोई कि उसने दे रखा है सेंटर वाला एंगल का वैल्यू दे रखा है 30 डिग्री और रेडियस दे रखा है 5 सेंटीमीटर और पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ द आर्क। तो एल इज इक्वल टू क्या होगा, आर थीटा। तो आपको एल का वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करते हो, आर का लिख दो, आर का वैल्यू लिखते हो 5 और थीटा का जगह लिख देते हो 30। अरे थीटा 30 नहीं लिखना है, कि ये फॉर्मूला में जो थीटा है वो रेडियन में रहता है, लेकिन जबकि यह एंगल आपका डिग्री में दिया है तो आप उसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करो। तो थीटा यहाँ पर क्या है, 30 इंटू पाई बाई 180 है ना, पाई बाई 6 रेडियन। क्लियर। यस हाँ, तो थीटा का जगह पाई बाई 6 लिखना है। ठीक है ओके, वो सब गया। दूसरा, ये भी हम पढ़ रखे थे कि 1 रेडियन का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, अप्रॉक्सीमेट डिग्री मेजर क्या होगा, 57 डिग्री 16 मिनट अप्रॉक्सीमेटली, है ना, 57 डिग्री 16 मिनट। उसी हिसाब से 2 रेडियन क्या होगा, खाली इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो तो उसका डिग्री बन जाएगा। 32 मिनट। यस, है ना, मेरे बात समझ रहे हो बेटे। 1 रेडियन का Yes, डिग्री मेजर अप्रोक्सीमेटली इतना है, एंड 1 डिग्री का रेडियन मेजर अप्रोक्सीमेटली इतना है। ओके, नो मोर न्यू जर्नी। ओके, कहाँ थे, अरे हाँ, यस, ओके, ये गया। नाउ लेट्स मूव ऑन। अच्छा, डोमेन रेंज, है ना। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि डोमेन रेंज, है ना, डोमेन रेंज मतलब होता क्या है एक्चुअली में, फंक्शन चैप्टर में उसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन बहुत ही अच्छे से आपको मैंने डोमेन रेंज का एक मतलब एक
ब्रीफली आपको समझा भी दिया था कि इसको डोमेन कहते हैं, इसको रेंज कहते हैं ना। जैसे बताया था कि जो आप खा पाओगे वो आपका डोमेन है, जो आप दे पाओगे वो आपका रेंज, ऐसा करके एक बार समझाया था, है ना। हाँ, ओके। साइन कोसाइन फंक्शन, इन दोनों का डोमेन इज ऑल रियल नंबर। इसका क्या मतलब होता है कि बेटा सपोज हमारे पास एक फंक्शन है साइन एक्स, है ना, मतलब यहाँ पर एक्स 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 एंगल का साइन निकाल रहे हो, मेरे बात समझ रहे हो? हेलो, Yes. ओके यस सर। Yes, sir. ओके। और बेटा बताओ, ये जो एंगल मैंने लिखा हूँ ये डिग्री में लिखा हूँ कि रेडियन में लिखा हूँ? जिसका साइन आप निकाल रहे हो, ये डिग्री के रेडियन है? रेडियन। रेडियन है ऑब्वियसली, राइट। यहाँ पर एक्स Yes. रेडियन है, क्योंकि मैं अगर डिग्री होता तो मैं उसके ऊपर एक गोला देता। क्या दिया? खाली रेडियन लिखा, मतलब खाली लिखा एक्स, मतलब ये एक्स रेडियन है। तो यहाँ पर आप एक्स रेडियन एंगल का साइन निकाल रहे हो, है ना। अच्छा, और मैंने आपको बताया था कि एक्स रेडियन और रियल नंबर एक्स, देयर इज नो डिफरेंस। एंगल 2 रेडियन एंड रियल नंबर 2, देयर इज नो डिफरेंस, दे आर द सेम। रियल नंबर 2 और एंगल 2 रेडियन सेम बात होते हैं। उसी तरह एक्स रेडियन एंगल एंड रियल नंबर एक्स, उनके बीच में कोई भी अंतर नहीं। तो आप ऐसा समझ लो कि जब आप एक्स रेडियन का साइन निकाल रहे हो तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि मैं रियल नंबर एक्स का साइन निकाल रहा हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँगा कि सपोज आप पाए का साइन निकाल रहे हो, साइन पाए, साइन पाए, और इधर बेटे ये पाए क्या है? बेटे पाए रेडियन है, क्योंकि उसके ऊपर कोई गोला नहीं दिया हूँ, मतलब पाए रेडियन। तो आप इधर पाए रेडियन का साइन निकाल रहे हो। पाए रेडियन जो है, रियल नंबर पाए भी वही है। तो मतलब आप पाए रेडियन का साइन निकालो या फिर रियल नंबर पाए का खाली साइन निकालो, दे आर द सेम, ठीक है। अच्छा, तो साइन एक्स का डोमेन इज ऑल रियल नंबर, मेरे बात समझ रहे हो? इसका क्या मतलब होता है कि दुनिया का कोई भी रियल नंबर का आप साइन निकाल सकते हो, दैट्स इट। दुनिया का कोई भी रियल नंबर का साइन आप निकाल सकते हो, मेरा बात समझ रहे हो? दुनिया का कोई भी Yes, रियल sir. नंबर का साइन निकाल यस सकते सर। Yes. हो, as long as it is a real number, as long as it is a real number। ब्रह्मांड का कोई भी रियल नंबर हो जाए, कितना बड़ा कितना छोटा, उसका आप साइन निकाल सकते हो। अब आप बोले सर रियल नंबर का साइन निकालने का क्या मतलब है? मैंने बताया अभी कि रियल नंबर का साइन निकालना जो है वो रियल नंबर वाला जो रेडियन है उसका साइन निकालते हैं, मेरे बात समझ रहे हो? जैसे कि सपोज मैं बोलूँगा कि 10 का साइन निकालो, मतलब साइन 10 क्या है? तो साइन 10 मतलब रियल नंबर 10 का साइन निकालना जो है एंगल 10 रेडियन का साइन निकाल लो, मेरे बात समझ रहे हो? रियल नंबर रेडियन, देयर इज नो डिफरेंस। तो दुनिया के सारे रियल नंबर का साइन आप निकाल सकते हो, एंड उसका रेंज -1 से 1 है। इसका क्या मतलब है कि बेटे कोई भी एंगल का साइन निकालो, उसका वैल्यू कभी, उसका साइन कभी भी -1 से कम नहीं होगा, 1 से ज़्यादा नहीं होगा। दुनिया का कोई भी एंगल ले लो, उसका साइन का वैल्यू -1 से 1 के बीच में हमेशा रहेगा, राइट? गॉट माई पॉइंट सो पर? -1 से बढ़ के 1 तक जाएगा, फिर 1 से घट के -1 तक आएगा, फिर -1 से बढ़ के 1, फिर 1 से बढ़ के ओसिलेटरी फंक्शन है। आप फिजिक्स में कुछ कुछ पढ़ चुके होंगे, आई होप। हेलो, यस सर, पेंडुलम। हाँ, ओके बेटे, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है क्लियरली? यस सर। Yes. यस सर। Yes, sir. ओके, हाँ, तो बस उसी तरह बेटे कोसाइन फंक्शन, साइन कोसाइन दोनों का पूरा सेम टू सेम है। कोसाइन का भी डोमेन लिखा है आर। आर आर मतलब व्हाट इज आर? आर इज सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर्स, है ना। तो कोसाइन का डोमेन आर है, इसका ये मतलब है कि आर मतलब ऑल रियल नंबर का सेट। तो दुनिया का किसी भी रियल नंबर का आप कोसाइन कॉस निकाल सकते हो। ब्रह्मांड का किसी भी रियल नंबर दे दिया जाए आपको, एज लॉन्ग एज इट इज ए रियल नंबर, आप उसका कोसाइन निकाल सकते हो। तो फिर वही बात कि रियल नंबर का कोसाइन निकालने का क्या मतलब है? आप तो एंगल का ही कोसाइन निकालते हो ना। आपको तो अभी तक पढ़ाया गया है कि ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में कि भाई हम साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक ये सब जो निकालते हैं, किसका निकालते हैं? एक एंगल का निकालते हैं। एक एंगल का 30 डिग्री का साइन निकालते हैं, π/6 रेडियन का साइन निकालते हैं। तो मैं क्या ऐसा क्या बोल रहा हूँ कि दुनिया के सारे रियल नंबर का साइन निकाल सकते हो, सारे रियल नंबर का कॉस निकाल सकते हो? क्या है इसका मतलब? कौन बोलेगा? अभी बोला। सर सारे रेडियन का कॉस निकाल सकते हैं। हाँ, यस, है ना।
रियल नंबर एंड रेडियन के बीच में कोई भी अंतर नहीं है। तो दुनिया के सारे रियल नंबर का कॉस निकाल सकते हो, यही मतलब है कि दुनिया में रेडियन वाले जितने एंगल है सबका कॉस निकाल सकते हो। और एविडेंटली इसका मतलब सारे डिग्री वाले एंगल में, मतलब सारे दुनिया के एंगल के साइन कॉस निकाल सकते हो बिंदास, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, फिर कोई भी एंगल का कॉस का वैल्यू -1 से छोटा नहीं होगा, 1 से बड़ा नहीं होगा। अच्छा, ये समझाया था आपको कि टैन का डोमेन रखा है कि r - 2n + 1 π/2। इसका क्या मतलब है कि मैंने बताया था, यस क्या एक मतलब है, मैंने बताया था कि एवरीबॉडी पेइंग अटेंशन, Yes, Yes, sir. Yes, sir. हाँ, कि tan x होता है sin x बाई cos x। किसी भी एंगल का tan निकालने का मतलब है वो एंगल का साइन डिवाइडेड बाई उसी एंगल का cos। अब मैं जानबूझकर यहाँ पर खाली x लिखा हूँ, x का मतलब है x रेडियन, नॉट डिग्री, x रेडियन। डिग्री होता तो बोला देता, तो समझ लो को यहाँ पर x रेडियन लिखा है। तो जाहिर सी बात है बेटे, ये जो tan x जो है, मतलब जो एंगल है x का, पर tan निकाल रहे हो। अब जरा सोचते हैं, क्या दुनिया का हर एक एंगल का टैन मतलब निकाला जा सकता है? क्या दुनिया का हर एक एंगल का टैन एक रियल नंबर मिलता है आउटपुट में? आंसर sir. इज नो। ऐसा क्यों बेटे? देखो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं सपोज लेट x इज इक्वल टू π/2, एक एंगल लेते हैं π/2 लेते हैं, ठीक है। अभी देखो π/2 रेडियन, मैंने π/2 खाली लिखा मतलब π/2 रेडियन, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि रियल नंबर π/2, रियल नंबर π/2। जब तक हम रेडियन के बारे में बात करें, दे आर सेम एज रियल नंबर्स। देखते हैं π/2 का टैन निकाला जा सकता है क्या? क्या रियल नंबर π/2 का टैन निकाला जा सकता है? चलो ट्राई करते हैं। अच्छा, टैन π/2 विल बी इक्वल टू व्हाट? साइन π/2 बाई कॉस π/2। और अब सबको पता है कि मैंने पढ़ाया था कि कोई भी ऑड मल्टीपुल ऑफ π/2, ऑड मल्टीपुल ऑफ π/2, खाली π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, -3π/2, -5π/2, -7π/2 एटसेट्रा, उसका कॉस आता है 0। तो ये डिनोमिनेटर कॉस π/2 इज 0। अभी साइन π/2 डोंट केयर, साइन π/2 इज 1 हमें पता है, छोड़ो उसको। बट डिनोमिनेटर इज 0 और 1/0 तो अनडिफाइंड होगा ना, डिनोमिनेटर 0 हो गया। तो मतलब π/2 का टैन तो आप नहीं निकाल सकते। निकालने से क्या रिजल्ट मिलता है आपको? अनडिफाइंड मिलता है, कोई रियल नंबर नहीं मिलता है। मेरे बात समझ रहे हो? Yes, sir. तो ऐसा Yes, करके sir. तो ऐसा करके खाली π/2 नहीं, ऑड मल्टीपुल ऑफ π/2 वाले जितने भी एंगल है उनका टैन अनडिफाइंड है। तो π/2 का टैन, 3π/2 का टैन, 5π/2 का टैन एटसेट्रा, -π/2 का टैन, -3π/2 का टैन, -5π/2 एटसेट्रा, ये सब का टैन क्या है बेटा? अनडिफाइंड। इनका टैन आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि जब आप इनका टैन निकालते हो तो साइन, कोई भी इनमें से कोई भी एंगल का टैन निकालोगे तो साइन दैट एंगल डिवाइड बाई कॉस दैट एंगल, और इनमें से हर एक एंगल का कॉस 0 होता है। तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो टैन, उस एंगल का टैन अनडिफाइंड निकलता है। तो बेशक टैन एक्स का अगर मुझे डोमेन निकालने के लिए बोला जाए तो मैं क्या बोलूँगा कि दुनिया के कोई भी रियल नंबर का आप टैन नहीं निकाल सकते। कुछ रियल नंबर, जो कौन से रियल नंबर का टैन नहीं निकाल सकते उनको रियल नंबर सेट से निकाल देते हैं। तो किनका नहीं निकाल सकते? x such that x is equal to 2n plus 1 into π/2 where n is integer। इसका यही मतलब है कि ये सेट क्या बोलता है? मैंने बताया था, डिफरेंस जो पढ़ाया था सेट के बारे में। ये सेट क्या बोलता है कि रियल नंबर सेट में से हम ये सेट को माइनस कर रहे हैं। याद है ना बेटे, जब हम एक सेट से दूसरे सेट को माइनस करते हैं तो क्या करते हैं? जब ए से बी सेट को माइनस करते हैं तो क्या करते हैं ना, ए सेट में बी वाले कोई भी एलिमेंट हो उसको निकाल देते हैं ना बेटे, याद है ना? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर एंटायर रियल नंबर सेट में से हम ये वाले एलिमेंट निकाल देंगे, ये सेट के एलिमेंट निकाल देंगे। और ये सेट में क्या एलिमेंट है ना, π/2 के ऑड मल्टीपुल है ना, 2n + 1 इज ऑड, n इज इंटीजर, तो 2n + 1 एक ऑड इंटीजर है, दैट इंटू π/2। ऐसे सारे रियल नंबर के टैन अब नहीं निकाल सकते, तो उनको निकाल देते हैं। तो ये जो एंटायर सेट है रियल नंबर सेट माइनस दिस इज द डोमेन ऑफ टैन। क्लियर? ओके। Yes, sir. Yes, sir. कॉट का भी मैंने बताया था आपकी कॉट एक्स, कोई भी एंगल कॉट का जब आप कोई भी एंगल एक्स का जब आप कॉट निकालते हो
दैट विल बी उस एंगल का कॉस डिवाइडेड बाय उस एंगल का साइन, है ना भाई, मेरे बात समझ रहे हो? ओके यस सर। Yes, sir. Yes, ओके। sir. तो सवाल ये कि क्या दुनिया का कोई भी रियल नंबर का कॉट हम निकाल सकते हैं? आंसर इज नो। हाँ, क्योंकि जरा एक एग्जांपल देखो, सपोज मैं देता हूँ पाई। क्या कॉट पाई डिफाइंड है? चलो देखते हैं बेटा। कॉट पाई क्या होगा? कॉस पाई बाई साइन पाई। Yes, sir. कॉस पाई तो -1 डिवाइड बाई साइन पाई कितना है बेटा? 0 है। Zero. क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कोई भी इंटीजर इंटू पाई ऐसा एंगल का साइन आता है 0। एनी इंटीजर, वो इवन ऑड कुछ नहीं हो सकता, इवन ऑड कुछ भी नहीं, जो भी इंटीजर। ओके, 2 पाई, 3 पाई, 5, 4 पाई, 6 पाई, 7 पाई, सबका साइन 0 है ना। तो कॉट पाई वैल्यू क्या आया? -1/0। तो अनडिफाइंड होगा ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ गया। तो पढ़ाया गया था डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। ओके, तो इसका मतलब वो सारे एंगल जिनका साइन 0 होता है उनका कॉट आप नहीं निकाल सकते। वो सारे एंगल जिनका साइन 0 होता है उनका कॉट आप नहीं निकाल सकते। और कौन से एंगल है जिनका साइन 0 होता है? एन पाई वाले एंगल का साइन 0 होता है, तो उनका कॉट अनडिफाइंड होगा। तो कॉट का अगर एन पाई का कॉट निकालोगे तो क्या मिलेगा बेटे आपको? अनडिफाइंड, इसका कोई वैल्यू Undefined. नहीं, है ना। और एन पाई मतलब क्या है बेटे? एन पाई रेडियन, और रेडियन मतलब रियल नंबर। तो क्या करते हैं बेटे? कॉट एक्स क्या क्या एंगल खा पाएगा? कॉट एक्स क्या क्या एंगल खा पाएगा, मतलब कौन से एंगल का कॉट निकाल पाओगे? कि रियल नंबर सेट में से निकाल दो ये वाले एंगल, एक्स वॉज दैट एक्स इज इक्वल टू एन पाई। याद है सब? पढ़ाया था सब? ठीक है, क्लियर? Yes, sir. ओके यस ओके। और tan x का रेंज इज कैपिटल आर, मतलब रियल नंबर सेट। इसका क्या मतलब है बेटा? रेंज का मतलब क्या होता है? जो आप रिटर्न में दोगे, मतलब एंगल का जब आप tan निकालते हो तो एंगल डोमेन में जाता है, लेकिन वो एंगल का tan जो निकल के आता है वो रेंज आएगा। मेरे बात समझ रहे हो? जो देगा रिटर्न में वो आपका रेंज है। जैसे भी एंगल का साइन निकालते हो तो जो एंगल का साइन निकालते हो एंगल डोमेन में जाता है, लेकिन साइन निकालने के बाद जो वैल्यू आपको मिलता है उस एंगल का साइन जो वैल्यू मिलता है वो रेंज में आता है। तो टैन का रेंज ऑल रियल नंबर का क्या मतलब है? कि मतलब दुनिया के सारे रियल नंबर किसी ना किसी एंगल के टैन है। मेरे बात समझ रहे हो? दुनिया के सारे रियल नंबर किसी ना किसी एंगल के टैन है। मेरे बात समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, कॉट एक्स का रेंज आर क्या है? इसका मतलब कि दुनिया के सारे रियल नंबर, दुनिया में जितने रियल नंबर है सब सारे के सारे रियल नंबर किसी ना किसी एंगल का कॉट है ना। ओके, कॉट एक्स का रेंज इज आर, मतलब कॉट एक्स का वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है, नो प्रॉब्लम। जबकि साइन कॉस में क्या था कि साइन एक्स का वैल्यू सिर्फ -1 से 1 तक रहेगा, ना तो -1 से कम होगा ना तो 1 से ज़्यादा होगा। लेकिन टैन कॉट का रेंज रियल नंबर सेट है, मतलब कोई भी रियल नंबर हो आउटपुट में दे सकते हैं। बेटे सेक क्या होगा? 1/cos, कोई भी एंगल का सेक मतलब 1/ उस एंगल का कॉस। तो जाहिर सी बात है जो एंगल का कॉस 0 हो जाएगा उस एंगल का सेक अनडिफाइंड होता है ना। और आपको पता है कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 का कॉस 0 होता है, तो रियल नंबर सेट में से वो निकाल देते हैं। टैन एंड सेक दोनों का डोमेन सेम है ऑब्वियसली, राइट, क्योंकि दोनों का ये में कॉस नीचे आता है। Yes, sir. कॉट एंड कोसेक दोनों का डोमेन सेम है, क्योंकि कोसेक एक्स क्या है बेटे? 1/sin x। तो जिनका साइन 0 हो जाएगा उनका कोसेक अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए इसका डोमेन ये। अच्छा, और सेक कोसेक दोनों का रेंज सेक कोसेक दोनों का रेंज बेटे ऐसा लिखा है। इसका क्या मतलब? मैंने बताया था आपको कि रियल नंबर सेक, दुनिया के कोई भी एंगल का अगर आप कोसेक निकालोगे तो उसका वैल्यू -1 या फिर -1 से कम होगा, या फिर 1 या फिर 1 से ज़्यादा होगा। कभी भी कोई भी एंगल का कोसेक -1 से 1 के बीच में नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि दुनिया, ऐसा अगर कोई आपको बोल दिया कि भाई मेरे पास एक एंगल है जिसका कोसेक आ गया 1/2, ऐसा इम्पॉसिबल है। सच एंगल डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि दुनिया का कोई भी एंगल का कोसेक जब हम निकालेंगे क्या आएगा बेटे? उसका वैल्यू 1 या फिर 1 से ज़्यादा रहेगा, -1 या फिर -1 से कम रहेगा। मेरे बात समझ रहे हो? Yes, Yes, sir. सेक कॉसेक दोनों का वही बात है। तो मोटा मोटी ये कह सकते हैं कि जो आप खा पाओगे वो डोमेन है और जो रिटर्न में दोगे वो है रेंज।
तो एंगल डोमेन में जाता है, और एंगल का जब आप ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन निकालते हो जो वैल्यू मिलता है वो रेंज में आता है, ठीक है ना, ये जान लो। डोमेन होता है सेट ऑफ इनपुट्स एंड रेंज होता है सेट ऑफ आउटपुट्स, बताया था ये सब। ये सेट ऑफ इनपुट्स, ये सेट ऑफ आउटपुट्स। इनपुट मतलब जो अंदर जाता है, साइन को जो एंगल आप देते हो वही इनपुट, उसका जो साइन निकल के आता है वो आउटपुट, ठीक है ना। छोड़ो इसको। हाँ बेटे, इस एग्जाम में इसको लेके अगर 1 मार्क का कोई डोमेन रेंज का रिलेटेड अगर कोई भी सवाल आता है तो 1 मार्क का सवाल आएगा कि किसी का बताओ कि साइन एक्स का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगा, कि कॉस एक्स का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगा, कि सेक एक्स का रेंज क्या होगा, ऐसा सवाल कुछ आ सकता है ना। इसके ऊपर कुछ भयंकर सवाल नहीं, फिर भी उन्हें बता दिया बस। एवरीबॉडी लिसनिंग? अच्छा, यस सर। हाँ बेटे, ये सारे एंगल जो बहुत इंपॉर्टेंट से एंगल है, 15 डिग्री, ये सब एक्यूट एंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 15 डिग्री, 18 डिग्री, अच्छा 36 डिग्री है ना। अच्छा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, इनका तो वैल्यू आपको पहले से ही पता है, राइट। खाली ये 18 डिग्री, 36 डिग्री, इन सब का वैल्यू नया था आपके लिए 11th में, है ना बेटे। हेलो, यस सर। हाँ ओके। तो बेटे आपको मैं याद दिलाता हूँ कि साइन 18 डिग्री का वैल्यू आपको खाली याद रखना है, क्या बेटे, √5 - 1/4 है ना। और अगर आपको साइन 18 डिग्री का वैल्यू पता है तो किसका वैल्यू याद रह जाएगा? सर cos 36 cos 36 डिग्री। √5 + 1 दो। एवरीबॉडी गॉट इट? Yes, sir. ओके, Yes, sir. सॉरी। उसके बाद आता है बेटे cos 18 डिग्री। क्या बेटे cos 18 डिग्री होगा? सर √10 + 2 √5/4 है ना बेटे। अगर ये आपको याद है तो ऑटोमेटिकली साइन 36 चेक कर लो सही है कि नहीं। √, हाँ यस करेक्ट है, √10 + 2√5/, यस करेक्ट। तो साइन 36 डिग्री आपको याद रह जाएगा, क्या होगा वो? √10 - 2√5/4। और मैंने और क्या ट्रिक आपको बताया था बेटे कि हमेशा याद रखो ट्रिग्नोमेट्री में कि मोस्ट ऑफ द टाइम है ना, साइन के केस में न्यूमरेटर में माइनस आ जाता है और कॉस के केस में न्यूमरेटर में प्लस आ जाता है। तो ऐसा है कि ट्रिक है याद रखने का, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है। देखो जैसे कि साइन इधर देखो माइनस है, साइन इधर देखो माइनस है, कॉस इधर देखो प्लस है, कॉस इधर। अरे समझ में आ रहा है? ये कि ट्रिक है, बता रहा हूँ, मेरे बात समझ रहे हो? यस सर। हाँ Yes, sir. ओके ठीक है। हाँ बट 18 डिग्री का साइन कैसे निकाला गया, 18 डिग्री का कॉस कैसे निकाला गया, 36 डिग्री का कॉस, 36 डिग्री का साइन, इट्स नॉट इन योर सिलेबस। डेरिवेशन इज नॉट इन योर सिलेबस। इनका डेरिवेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, नॉट इन सिलेबस। तो फिर भी हमने कर दिए थे। आई होप आपको याद होगा कि 5 थीटा = 2 थीटा + 3 थीटा लेके ऐसे करके मैंने आपको समझा दिया था। बट डेरिवेशन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वैल्यू याद रखना है। 18 डिग्री का साइन ये है, 18 डिग्री का कॉस है, 36 डिग्री का कॉस ये, 36 डिग्री का साइन है, ठीक है। अच्छा लेकिन किनका डेरिवेशन पढ़ना है? अच्छा ठीक है, अगर इतना आपको याद रह गया तो इससे बाकी क्या निकल जाएंगे बेटे, आप सबको पता है कि 18 डिग्री 36 डिग्री के रिलेटेड क्या क्या एंगल्स हैं आपके आते हैं, इनके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो 72 54। यस बेटे, 18 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है 72 डिग्री, है ना। दोनों को ऐड करने से क्या आता है बेटे? 90 डिग्री आता है ना, मेरे बात समझ रहे हो? Yes, sir. यस सर। Yes, Yes, sir. 36 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है बेटे? सर 54। हाँ तो क्या होगा ऐड करने से? 90 डिग्री, है ना। एक मिनट, कौन बोल रहा है कुछ? अच्छा श्रद्धा जी, ओके ओके ओके। तो यस, तो 18 डिग्री 72 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, 36 डिग्री 54 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो बेटे अगर आपको 18 डिग्री 36 डिग्री का साइन कॉस पता है तो आप 72 डिग्री 54 डिग्री का साइन कॉस निकाल सकते हो। जैसे सपोज मैं आपको बोलूंगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 72 डिग्री। अब भाई देखो, अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंटरी है, मानो अल्फा बीटा दो एंगल कॉम्प्लीमेंटरी है, मतलब उनको अगर ऐड करने से 90 डिग्री मिलता है,
तो एक का साइन दूसरे का कॉस के साथ बराबर होता है, ये तुमको पता है। 30 डिग्री 60 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, दोनों को ऐड करने से 90 डिग्री होता है। तो 30 डिग्री का साइन जो है 60 डिग्री का कॉस वही है, 30 डिग्री का कॉस जो है 60 डिग्री का साइन वही है। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको 72 डिग्री का साइन पूछा गया, 72 डिग्री का साइन जो होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 18 डिग्री का कॉस तो वही होगा ना, मेरे बात समझ रहे हो। तो 72 Yes, sir. तो साइन 72 डिग्री क्या होगा बेटे, कॉस 18 डिग्री ये वैल्यू, ठीक है। हेलो, Yes, sir. उसी तरह Yes, अगर sir. मैं आपको Yes, sir. उसी तरह मैं आपको cos 54 डिग्री पूछूंगा, तो बेटे 54 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है बेटे, 36 डिग्री है ना, सॉरी साइन Yes, sir. हाँ। तो बेटे 54 का cos जो होगा 36 का साइन वही होगा, है ना। तो Yes, sir. तो Yes, sir. आपको अगर 54 का cos निकालना है तो आप 36 का साइन निकाल दोगे, ठीक है। अच्छा, लेकिन डेरिवेशन कौन से एंगल का आएगा, मतलब कौन से एंगल का, मतलब सिलेबस में है 15 डिग्री का साइन, 15 डिग्री 75 डिग्री इनका, 15 डिग्री 75 डिग्री इनका, क्योंकि इनका डेरिवेशन बहुत इजी है, और इनका डेरिवेशन में आपको अलग अलग मेथड बताया था। फिर मैं याद दिलाता हूँ बेटे कि अगर आपको साइन 15 डिग्री का वैल्यू डिराइव करना है, अगर साइन 15 डिग्री का वैल्यू डिराइव करना है, पहला बात है अगर डिराइव करना है तो आपके पास दो मेथड होते हैं, एक होता है थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड होगा, दूसरा होता है इजी मेथड। और मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ आप इजी मेथड में हमेशा क्या करो, ठीक है ना। यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड साइन 15 डिग्री के लिए क्या होगा, हाफ एंगल फॉर्मूला लगा के करना, लेकिन उसमें नहीं करो, ठीक है ना, बेहतर होगा उसमें नहीं करो। यहाँ पर इजी क्या होगा कि आप 15 डिग्री को लगाओ या तो 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, या फिर 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री करके लगाओ, ऐसे करके आंसर निकालोगे, ठीक है। गेट माई पॉइंट्स पर। तो साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी फॉर्मूला लगाओगे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ऐसे करके साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालोगे, कॉस 15 डिग्री का वैल्यू भी ऐसे निकालोगे। अगर आपको साइन 75 डिग्री पूछा है, अगर आपको साइन 75 डिग्री का वैल्यू पूछा है, तो देखो बेटा सवाल पे के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये सवाल 1 मार्क का है, खाली साइन 75 डिग्री का वैल्यू बताओ, कि अगर मतलब सपोज एक क्वेश्चन कर रहे हो जिसमें साइन 75 डिग्री का वैल्यू यूज करना है, एक प्रूफ में साइन 75 डिग्री का वैल्यू यूज करना है, तो उस वक्त आपको साइन 75 डिग्री का वैल्यू डिराइव नहीं करना है, टाइम वेस्ट हो जाएगा वहाँ पर। तो वहाँ पर आप क्या लगाओगे बेटे, आपको पता है कि 75 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है 15 डिग्री, तो 75 डिग्री का साइन जो होगा 15 डिग्री का कॉस वही होगा। तो आपको अगर कॉस 15 डिग्री याद है तो आपको साइन 75 डिग्री आपको लिखने में कोई मुश्किल नहीं। लेकिन हाँ, हेलो सर, हाँ यस, सर अगर कॉस ना देगा सर, साइन 75 देगा तो क्या करेंगे सर? अगर साइन 75 देगा तो यस सर। कॉस 15 डिग्री, उसका वैल्यू होगा कॉस 15 डिग्री, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना 75 सर जैसे हम साइन 15 का निकाले कि 45 माइनस 30, तो सर इसका नहीं निकालेंगे 45 प्लस 30? वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको 2 मार्क का सवाल पूछे कि साइन 75 डिग्री निकालो, कॉस 75 डिग्री निकालो, तो उस केस में आप क्या करोगे बेटे, डिराइव करोगे। कैसे करोगे, सो साइन 75 डिग्री वैल्यू चाहते हो तो क्या करोगे बेटे, 75 डिग्री विल बी इक्वल टू 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ऐसे करके निकाल सकते हो। अरे मेरे बात समझ रहे हो, हेलो, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक है। अच्छा साइन 50, लेकिन आपको याद रखना है साइन 15 डिग्री का वैल्यू क्या होगा बेटे, सर कॉस 75 √3 माइनस 1 बाई 2√2 है ना भाई। Yes, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ऐसा खा गए हो क्या, Yes, sir. पूरा सब खा गए हो क्या, हैं, No, sir. याद है ना सब। ओके, Yes, sir. Yes, 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 sir. sir. कॉस 15 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, √3 plus 1 by 2√2. बस। और बेटे सपोज आपको tan 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है, tan 15 डिग्री विल बी इक्वल टू व्हाट, sin 15 डिग्री बाई cos 15 डिग्री। तो sin 15 डिग्री इज √3 माइनस 1 बाई 2√2 डिवाइड बाई cos 15 डिग्री इज √3 प्लस 1 बाई 2√2। तो 2√2 कट जाएंगे, तो √3 माइनस 1 बाई √3 प्लस 1। फिर आप क्या करोगे बेटे, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करोगे, हमेशा डिनोमिनेटर को रैशनल रख रखा जाता है, मेरे पास समझ रहे हो। रैशनलाइज करने Yes, के लिए sir. क्या करोगे, Yes, मल्टीप्लाई sir. करोगे, √3 माइनस 1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे,
फिर आपको पता है आगे क्या करना है, मेरे बात समझ रहे हो? अच्छा यस सर। ओके बस तो गया, ठीक है। या फिर आप tan 15 डिग्री का और कैसे निकाल सकते हो? tan 15 डिग्री वही tan 45 डिग्री -30 डिग्री -30 और tan 60 डिग्री -48 डिग्री, ये सभी करके निकाल सकते हो। tan a माइनस भी फॉर्मूला लगाओगे। और कैसे निकाल सकते हो tan 15 डिग्री का वैल्यू? और भी एक तरीका है, एक हाफ एंगल तरीका। तो 30 डिग्री बाई 2। बेटे मैंने बताया था कि tan x/2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स। अरे याद है ना फॉर्मूला हाफ एंगल Yes, का sir. यस tan? सर। हाँ एक फॉर्मूला पढ़ाया था। तो अगर आपको tan 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है, 15 डिग्री का क्या मतलब होता है? 30 डिग्री बाई 2, मतलब आपको tan 30 डिग्री बाई 2 निकालना है। तो देखो इस फॉर्मूला में कंपेयर करो, x का जगह 30 लिखा है, मेरे पास समझ रहे हो, x का 30, तो क्या आंसर होगा? 1 माइनस कॉस 30 बाई साइन 30। अरे समझ गए? यस सर। कॉस Yes, 30 sir. डिग्री Yes, sir. कितना, कॉस 30 डिग्री कितना होता है भाई? √3/2। साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2। 1/2। अगर ऊपर Yes. एलसीएम चला गया तो 2 माइनस √3/2 और नीचे 1/2, तो 2 कट जाएगा, तो आंसर डायरेक्टली क्या निकल के आता है? डायरेक्ट आ जाता है। यहाँ पर कुछ आपको रैशनलाइज भी करना नहीं पड़ा। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था मेरा हर बात का कुछ मतलब होता है। तो आप नहीं, अब आप समझते नहीं हो, वो कोई ट्यूशन व्यूशन टीचर जो बोल देता है उसी हिसाब से करते हो सब, वैसा डोंट डू इट। मेरा हर बात का एक मतलब होता है कि 15 डिग्री 22 हाफ, ये सब इनका हाफ एंगल जितना है ना, इनका टैन निकालने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना? ओके तो ठीक है, आगे चले। हेलो हाँ यस Yes, sir. यस सर। ओके, नेगेटिव एंगल का ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन ये भी ना पढ़ रखे थे कि बेटे कॉस एंड सेक ये दोनों होते हैं इवन फंक्शन। कॉस एंड सेक दोनों क्या होते हैं? इवन फंक्शन होते हैं। कॉस एंड सेक होते हैं इवन फंक्शन, है ना? इवन फंक्शन का क्या मतलब होता है कि सपोज 30 डिग्री का मैं आपको, या फिर सपोज मैं रेडियन में सब लिखता हूँ सब कुछ, ठीक है ना? क्योंकि हम कोशिश करेंगे सारी चीज़ें रेडियन में रखने के लिए, है? आप डिग्री में भी कर सकते हो, मैं रेडियन में लिखता हूँ। सपोज कोई आपको बोला बेटे π/6 का कॉस निकालो, फिर आपको बोला कि -π/6 का कॉस निकालो। बेटे देखो π/6 भी एक एंगल है, -π/6 एक एंगल है। आई होप आप ये दोनों एंगल के बीच में अंतर समझ पाते हो। आई होप दोनों एंगल किस टाइप के एंगल है? एक पॉजिटिव एंगल है, दूसरा नेगेटिव एंगल है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड इज π/6 रेडियन, मतलब 30 डिग्री, लेकिन दोनों का साइन अपोजिट है। इसका क्या मतलब है कि एक है एंटी क्लॉकवाइज एंगल, दूसरा है क्लॉकवाइज एंगल। करेक्ट और नॉट? हमेशा हम रोटेशन हमेशा हम रोटेशन शुरू करते हैं इनिशियल साइड से, जो कि मैंने आपको बोला था हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ रहता है। इसी डायरेक्शन में हमेशा ये होता है आपका, हमेशा इनिशियल साइड, यहीं से आप घूमना शुरू करते हो, है ना? हमेशा कन्वेंशनली। अगर आप में से कोई पूछना आता है क्यों सर यहाँ से क्यों नहीं घूमते, यहाँ से क्यों नहीं घूमते, तो बेटे मैं बोलता हूँ एक वर्ड हम यूज करें, कन्वेंशनली। है कन्वेंशनली मतलब शुरुआत से इसी को ही माना गया है, इसे किया गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप में से कोई बोलोगे सर कार्टेशियन प्लेन में इसको क्यों एक्स एक्सिस लेते हैं, इसको वाई एक्सिस क्यों, इसको एक्स एक्सिस इसको वाई एक्सिस क्यों नहीं ले रहे? बेटे लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सब उलट पुलट हो जाएगा। सारे एक्स वाई के बीच में जो रिलेशनशिप है हमें उल्टा सब जाना पड़ेगा। जैसे हम सारे पॉइंट्स का पहले एक्स कोऑर्डिनेट फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं ना, अगर आप ऐसा करते हो तो पहले वाई कोऑर्डिनेट फिर एक्स कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा। मेरे बात समझ रहे हो? तो कन्वेंशन एक चीज होता है, गॉट माय पॉइंट्स ऑफ व्यू। कन्वेंशन एक चीज होता है। जो है ना सर, यस हाँ यस। तो बेटे यहाँ से आप इनिशियल साइड से अगर 30 डिग्री मतलब π/6 रेडियन रोटेट करते हो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये जो एंगल क्रिएट होता है ये एंगल का मैग्नीट्यूड इज π/6 एंड इसका रोटेशन इनिशियल साइड से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ है, इस वजह से इसका साइन इज प्लस, मतलब खाली π/6। मेरा बात समझ रहे हो? लेकिन अगर आप इनिशियल साइड से क्लॉकवाइज में रोटेट करके एंगल बनाते हो, अरे मेरी बात समझ रहे हो,
तो बेटे इसका इसका मैग्नीट्यूड होगा, हेलो, मैग्नीट्यूड पाई बाई Yes, sir. 6, लेकिन रोटेशन एंटी Yes, क्लॉकवाइज, रोटेशन क्लॉकवाइज में हुआ है, इसीलिए उसका साइन होगा माइनस, जैसे वेक्टर में होता है ना, वेक्टर में जैसे होता है। अच्छा, तो अब मैं क्या बोलने चाह रहा हूँ कि सपोज आपको कोई आके पाई बाई 6 का कॉस पूछे, फिर बोला बेटे माइनस पाई बाई 6 का कॉस बोला, दो एंगल है, पाई बाई 6 भी एक एंगल है, माइनस पाई बाई 6 भी एंगल है, तो आंसर है दोनों का आंसर सेम, पाई बाई 6 का कॉस जो होगा माइनस पाई बाई 6 का कॉस भी वही होगा, पाई बाई 6 का सेक्स भी जो होगा, सेक जो होगा माइनस पाई बाई 6 का सेक भी वही होगा। तो कहने का ये मतलब है कि कोई एंगल एक्स का कॉस जो है माइनस एक्स का कॉस भी वही है, मेरे पास समझ रहे हो? कोई Yes, sir. एंगल एक्स का सेक जो है Yes, sir. माइनस एक्स का सेक भी वही है। अच्छा, कोई सपोज आपके बोला कि मेरे पास एक मानो मेरे पास एक एंगल है एक्स, ठीक है ना, और मैं उसका साइन निकालता हूँ, मानो वैल्यू आया वाई निकल के, अरे मेरे बात समझ रहे हो, मानो मैं कोई भी एंगल एक्स का साइन निकाला और मेरा वैल्यू निकल के आया वाई। चलो पहले कॉस करते हैं, कोई भी एंगल एक्स है उसका कॉस निकल के आया वाई, तो बताओ माइनस एक्स का कॉस क्या निकल जाएगा? वही वाई आएगा ना? अरे मेरे बात समझ रहे हो, क्योंकि कॉस माइनस एक्स इज सेम एज कॉस एक्स। अच्छा, ओके, लेकिन बेटे बाकी के जो चार हैं, साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, तो इसका क्या मतलब होता है कि अगर सपोज आपको कोई पूछा है बेटे एक एंगल मेरे पास एक्स है और उस एंगल का साइन मानो वाई है, तो माइनस एक्स वाला एंगल का साइन क्या होगा? अगर एक्स का साइन वाई है तो माइनस एक्स वाला एंगल का साइन क्या होगा? तो आंसर होगा माइनस वाई। मेरा बात समझ रहे हो? अरे मेरे बात Yes, समझ sir. रहे हो? Yes. Yes, sir. माइनस साइन एक्स, देखो भाई y इज इक्वल टू साइन एक्स और नॉट माइनस साइन एक्स, क्लियर? बस, तो माइनस पाई बाई 6 का कॉस साइन जो है माइनस साइन पाई बाई 6 भी वही है, मतलब पहले पाई बाई 6 का साइन निकाल दो, जो आएगा उसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दो, जो वैल्यू मिलेगा, एंगल माइनस पाई बाई 6 का डायरेक्ट साइन निकालो भी वही वैल्यू मिलेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया, और खाली साइन नहीं, ये बाकी के चारों के लिए, ठीक है ना? तो याद रखो कॉस एंड सेक दोनों इवन फंक्शन होते हैं, बताया था, और बाकी के चार के केस में यही होता है, दे आर ऑड फंक्शंस, ठीक है? क्लियर? ओके, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी फॉर्मूला को याद होगा, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी फॉर्मूला याद होगा, राइट? हेलो, कॉस के केस में Yes, कॉस कॉस साइन Yes, sir. साइन, कॉस साइन याद है ना, कॉस साइन साइन, कॉस साइन, कॉस ए प्लस बी में बीच में माइनस रहेगा, साइन कॉस ए माइनस बी में बीच में प्लस रहेगा, क्लियर? Yes, sir. ओके, बस अभी इधर साइन के केस में साइन कॉस साइन, साइन कॉस साइन, किंतु लेकिन साइन के केस में साइन बड़ा सीधा होता है, बीच में प्लस तो प्लस, बीच में माइनस तो माइनस, साइन बड़ा सीधा होता है, कॉस थोड़ा टेढ़ा होता है, ठीक है? याद रखो, साइन सीधा कॉस टेढ़ा, हाँ याद रखो। tan a प्लस बी tan a माइनस बी का फॉर्मूला तो आपको याद ही है, Yes, sir. ऊपर तो बहुत ईजी है, tan a प्लस tan b, और नीचे ऑब्वियसली यहाँ पर माइनस रहेगा, प्लस माइनस, ऊपर यहाँ पर tan a माइनस tan b और नीचे यहाँ पर प्लस। ओके, तो इसी को लेके जो डायरेक्ट फॉर्मूला हमने पढ़े थे वो डायरेक्ट फॉर्मूला इधर ही लिख लेते हैं कि tan, बेटे आप बताओ रेडियन में लिखूं कि डिग्री में लिखूं? जो भी लिखा कोई प्रॉब्लम नहीं, tan पाई बाई 4 प्लस एक्स, या फिर मैं अगर डिग्री में लिखता tan 45 डिग्री प्लस एक्स डिग्री। अरे मेरे बात समझ रहे हो? डायरेक्ट Yes, फॉर्मूला sir. हमने पढ़े थे क्या? Yes, sir. 1 plus tan x by 1 minus tan x. हाँ, 1 प्लस tan x बाई 1 माइनस tan x, यही फॉर्मूला में डाल के पता चला, क्योंकि आप अगर इधर tan है मतलब tan पाई बाई 4 लगाते हो, tan पाई 4 तो 1 होता है, नीचे भी tan पाई 4 1 हो जाएगा, तो ये 1 ये भी 1 हो जाता है, और ये मेरे बात समझ रहे हो? यही आ गया, क्लियर? उसी तरह tan पाई 4 माइनस एक्स क्या होगा? 1 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan x। गॉट माय पॉइंट सो फार? Yes, हेलो, sir. Yes, sir. ओके, उसी को लेके मैंने और क्या आपको बोला था बेटा? इसी को लेके और क्या बोला था? मतलब यही tan पाई बाई 4 प्लस एक्स एंड tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, इसी को लेके रिलेटेड मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बोला था
कि बहुत जगह आप ऐसे क्वेश्चन, ऐसे मतलब प्रूफ में ऐसे चीज़ें इनकाउंटर करोगे कि कोई भी एंगल मानो x है, उसका कॉस प्लस उसका साइन डिवाइड बाई उसका कॉस माइनस उसका साइन, ऐसा सपोज आपको देता है। मेरे बात समझ रहे हो? हेलो, ऐसा सिचुएशन आता है। Yes, sir. या फिर cos x माइनस साइन x डिवाइड बाई cos x प्लस साइन x। बहुत बार ऐसा सिचुएशंस आते हैं 11th 12th में, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन में यहाँ पर एनकाउंटर करोगे। तो आपको क्या करना है, तुरंत क्या करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में cos x से डिवाइड कर देना है। क्या करना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में? cos x से डिवाइड कर देना है। अरे मेरी बात समझ रहे हो? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ओके बेटे, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, जो आप में से सुन रहे हो, मैं उनके लिए बस बोल रहा हूँ। जो नहीं सुन रहे हो जो सोच रहे हो कि ओम प्रिय सर थोड़ा सा, मतलब ओम प्रिय सर थोड़ा सा हंसी मजाक सा इंसान है, मजाक में छोड़ देंगे। बेटे, हम सारे चीज़ों को लेकर मजाक करते हैं, लेकिन पढ़ाई को लेकर कभी मजाक नहीं करते। आई विल बी योर बेस्ट फ्रेंड अगर आप अच्छा पढ़ते हो। अगर आप पढ़ाई बिल्कुल नहीं करते हो, देन यू हैव नो आइडिया। अगर आप पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं हो, तो आप जितने मीठे बोलो, जितने सुंदर दिखो, जितने टॉल हो, जितने हैंडसम हो, जो भी हो जाओ, आई डोंट केयर। आप बस पढ़ाई, मुझे बस आपका पढ़ाई चाहिए, तो पढ़ाई आपको मुझे देना है। मेरा बात समझ रहे हो? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. बस। Yes, sir. और बेटे, जो पढ़ाई नहीं कर रहे हो, जो नहीं सुन रहे हो, कान खोल के सुन लो। एक दिन स्कूल खुलेगा, कभी ना कभी खुलेगा। जनवरी 1 पहला हफ्ते में खुल जाएगा। तो जब स्कूल खुलेगा ना, तब आप मेरे सामने आओगे, और मेरे सामने जब आओगे ना, वहां पर कैसे छुपोगे? ठीक है? और मतलब यू हैव नो आइडिया, बस मैं बोल देता हूँ। बाकी कोई स्कूल के बारे में मुझे पता नहीं, डीबी फीबी में क्या करते हैं मुझे पता नहीं। उनके मैथ्स टीचर शायद उनको छोड़ देते होंगे, पढ़ो ना पढ़ो, वी डोंट केयर। लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। आपको हम पढ़ाई के लिए इनकरेज करेंगे, बहुत इनकरेज करेंगे, बड़ा भाई की तरह पास रह के इनकरेज करेंगे। आप इनकरेज होंगे। अगर इनकरेज ना हुए, जबरदस्ती खुद को अगर आप डिस्करेज करते हो, तो क्या होगा उसके बाद बेटे? उत्तम मध्यम। अरे मेरी बात समझ रहे हो? हेलो हेलो। Yes, sir. हाँ, Yes. Yes. उत्तम मध्यम। आप चिंता, मतलब आपका मतलब रात का नींद हराम हो जाएगा, दिन सुबह का चैन हराम हो जाएगा ना। आप रात को नहीं, मतलब जागते सोते ओम प्रियदास का स्वप्न आएगा, है ना, पूरा नाइट मेयर। रात को सोते वक्त नाइट मेयर आएगा कि ओडी सर का नाइट मेयर आ गया। हाँ, भयंकर ओडी सर खड़े हैं नाइट मेयर में। मेरा बात समझ रहे हो? मैं आपका नाइट मेयर बन जाऊंगा अगर नहीं पढ़ोगे तो। Yes, sir. बस। Yes, sir. हाँ, तो मुझे अपने नाइट मेयर मत बनाना। जो मुझे नाइट मेयर बनाओगे, आपको पता चलेगा आगे क्या होगा। तो पढ़ाई नाइट के सर दिन में भी आ जाएंगे सर। हाँ, यस, पता नहीं, आपको पता नहीं। आप लास्ट ईयर के बच्चों को पूछ लो कि जो अच्छे पढ़ते थे बहुत अच्छा, जो नहीं पढ़ते थे मतलब उनका मैं एनिमी होता था। समझ रहे हो? ओके। Yes. और मेरे साथ एनिमिटी बहुत महंगा पड़ेगा। ठीक है? ओके। तो बेटे, दोनों केस में आपको क्या करना पड़ेगा? ऊपर नीचे cos x से डिवाइड करना पड़ेगा। कौन नहीं है अभी जोन करे? सही 80 बर्दाश्त हो, क्या बोला था उसका प्रॉब्लम है। हाँ, तो ऊपर नीचे क्या डिवाइड करोगे बेटे? cos x डिवाइड करोगे। ठीक है, हो जाएगा बेटे। अगर डिवाइड किया, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan x डिवाइड बाई 1 माइनस tan x। और इधर अगर डिवाइड करोगे तो क्या होगा? 1 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan x। तो ऐसा सिचुएशन में इसका क्या फॉर्मूला निकल के आता है? tan पाई बाई 4 प्लस x। और इसका क्या निकल के आता है? अरे समझे? तो ऐसा सिचुएशन आएगा Yes, जब sir. ऐसा करोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, ओके बेटा, cot a प्लस बी cot a माइनस बी तो आपको पता ही है ना? देखो, मैं एक बात बताता हूँ। एक्चुअली में आप सोच रहे होंगे, आप में से बहुत सारे ये कर रहे होंगे कि cot a प्लस बी cot a माइनस बी का फॉर्मूला बहुत कम यूज होता है ना। एंड मुझे तो लगता है कि आपका एंटायर एक्सरसाइज में cot a प्लस बी cot a माइनस बी का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, राइट? अच्छा, Yes. Yes, नहीं sir. नहीं नहीं नहीं, एक क्वेश्चन है ना, cot 3x cot x cot 2x cot x ऐसे लेके एक सवाल है, वहाँ पर cot 3x प्लस x वाला फॉर्मूला लगाना चाहिए। तो बेटे, ऐसा गलती मत कर लेना है कि ये फार्मूला मतलब बहुत कम इसका क्वेश्चन आता है तो मैं फार्मूला को स्किप कर लेते हैं। डोंट डू इट भाई। अगर आपका मतलब अगर लॉक खराब पड़ा तो यही फार्मूला को लेकर ही सवाल आ जाएगा एग्जाम में। क्लियर?
तो बेटे फॉर्मूला को अच्छे तरह Yes, से sir. याद रखो, ठीक है ना, और तरीका लगा के याद रखो, तरीका लगा के कंपैरिजन करके याद रखो कि कॉट ए प्लस बी में ये होता है, कॉट ए माइनस में ये होता है, उसका डिनोमिनेटर में ये है, उसका डिनोमिनेटर में ये है। और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि कॉट ए प्लस बी, कॉट ए माइनस बी दोनों के डिनोमिनेटर में कॉट ए माइनस बी के डिनोमिनेटर में आता है कॉट बी माइनस कॉट ए, याद रखो। तो आप कॉट ए प्लस बी का भी डिनोमिनेटर को याद रखो ऐसे, कॉट बी प्लस कॉट ए, ताकि आपको डिफिकल्ट नहीं होगा याद रखने में। इसका कॉट बी प्लस कॉट ए, इसका कॉट बी माइनस कॉट ए, ठीक है ना। और नीचे अगर प्लस ऊपर माइनस, नीचे अगर माइनस ऊपर प्लस, छोड़ो। साइन 2a का दोनों फॉर्मूला 2 साइन ए कॉस ए, और ये वाला 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर है। क्लियर? हेलो, Yes. Yes, sir. Yes. Yes. Yes, sir. ओके ओके, पी जाओ बेटे, इसको पी जाओ पूरा, पी जाओ, ठीक है ना, पूरा गोल बांट के पी जाओ। तो साइन 2a का फॉर्मूला, कॉस 2a का 4 फॉर्मूला होते हैं, 4 फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, 2 कॉस स्क्वायर है माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर है बाई 1 प्लस tan स्क्वायर है। सबको याद है, राइट? Yes, sir. Yes. ओके। Yes. tan 2a का फॉर्मूला, tan 2, इस फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है बेटे? साइन ए 2a कहता है क्या होता है, साइन ए प्लस है, कॉस 2a जी कॉस ए प्लस है ना। तो कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला तो आपको पता है कि कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो कॉस ए प्लस ए का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस ए माइनस साइन ए, तो हो गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। tan 2a मतलब tan a प्लस है, वो वाला फॉर्मूला लगा कि याद आता है 2 tan। और मैंने बताया था कि tan 2a Yes. एंड sin 2a दोनों का, sin 2a का जो 2 फॉर्मूला है उनमें से जो दूसरा वाला फॉर्मूला है वो tan 2a का फॉर्मूला के साथ बहुत मिलता जुलता फॉर्मूला है, इसलिए केयरफुल लेना। मैंने बताया था क्या उनके बीच में फ़र्क है कि sin 2a में जो tan वाला फॉर्मूला है उसमें नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर रहेगा, tan 2a के फॉर्मूला नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर रहेगा। हेलो, गॉट माय पॉइंट सो फार? क्लियर? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. साइन 3a इज 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है। तो इसी को लेके मैंने सुबह एक सवाल दिया था। अच्छा, सवाल कितनों को याद है, किसको याद है क्या? कॉस Yes, sir. Sir, cos 70 Sir, into cos 70 into cos 40. So sin 70 no, sir, into. for cos square 20. For cos Yes, square yes, 20 yes. minus 3. Sin 70 into 4 cos square minus 3. साइन 70 इंटू 4 कॉस स्क्वायर 20 4 minus cos square 20. 20 Minus degree minus 3. minus Cos. 3. ओह माइनस 3, सॉरी माइनस 3, हाँ माइनस 3। Yes, sir, Minus minus 3, 2 minus. ओके बेटे, ये सवाल दिया था। अब आप लोग ये सवाल को देख के बहुत सारे घबरा गए होंगे, बहुत सारे कर भी दिए, बहुत अच्छा है। जो घबरा गए, डोंट वरी, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। घबराने का एक ही कारण है, आपको आपका प्रैक्टिस की थोड़ा कमी है। मेरे कहना मान के अगर आप सारे फॉर्मूला को बार बार प्रैक्टिस करके उसके रिलेटेड क्वेश्चन करते जाओगे तो आपको इससे कुछ डिफिकल्टी नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया था कि जब आप इसको देखते हो तो आपको याद आना चाहिए cos 3 थीटा का फॉर्मूला को। देखो बेटा, cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो यहाँ पर समथिंग लिखा है, ऐसा कुछ लिखा है 4 cos स्क्वायर माइनस 3 लिखा है, मतलब कुछ कमी है। वो कमी क्या है बेटे? यहाँ पर 4 cos क्यूब होना चाहिए और यहाँ पर 3 cos होना चाहिए। मेरे बात समझ रहे हो? तो जो कमी है वो कमी को पूरा कर देते हैं ना। अच्छा बेटे, आपको पता है कि अगर एक एक्सप्रेशन में बाहर से एक चीज़ मल्टीप्लाई करोगे तो मजबूरन उसी चीज़ को डिवाइड भी करना पड़ेगा, नहीं तो वैल्यू चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको cos 20 डिग्री डिवाइड करना है, cos 20 डिग्री मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा आपका, क्योंकि आपको यही तो चाहिए था। सॉरी अच्छा, साइन मैंने आपको बताया था 70 डिग्री एंड 20 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंटरी एंगल। 70 डिग्री 20 डिग्री कॉम्प्लीमेंटरी, दोनों को मिला के 90 डिग्री होता है। तो एक का साइन दूसरे का कॉस के साथ बराबर, तो दोनों इक्वल कर गए। यहाँ पर आ गया 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इज cos 3 थीटा, मतलब cos 3 इंटू 20 डिग्री, तो कितना आ जाएगा cos 60 डिग्री 1/2। क्लियर? 1/2. हाँ Yes, sir. Yes. tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्लियरली याद रखो बेटे। tan 3 थीटा का फॉर्मूला 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, याद रखोगे अच्छे से। cos a प्लस बी cos a माइनस बी sin a प्लस बी sin a सॉरी cos a प्लस cos b cos a माइनस cos b sin a प्लस sin b sin a माइनस sin b। और ये ऐसा ये उल्टा लिखा है। हम एक्चुअली आपको बताए थे सीरीज में, ऐसे याद रखो sin a प्लस sin b
उसके बाद साइन ए माइनस साइन बी, उसके बाद कॉस ए प्लस कॉस बी, उसके बाद कॉस ए माइनस कॉस बी। और बहुत सारे बुक्स में साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी देते हैं, और भी कुछ बुक्स में साइन एक्स प्लस साइन वाई, साइन एक्स माइनस साइन वाई। जो भी है, क्या फ़र्क पड़ता है, की फ़र्क पड़ता है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ फ़र्क पड़ता है क्या उससे? नाम से क्या रखा है? अरे एंगल तो एंगल है ना, वो ए बी से बी लिखा हो, एक्स वाई लिखा हो, अल्फा बीटा लिखा हो, जो लिखा Yes, हो, हाँ उससे क्या है। हाँ ये शिवम, ये सी कैन लीव नाउ, यस ओके। तो बेटे साइन ए प्लस साइन बी में आपको क्या करना है, याद दिलाया था बेटे, सबके आगे 2 है, देखो सबके आगे 2 है, सबके आगे 2 2 2 2 2। साइन ए प्लस साइन बी में साइन कॉस, साइन ए माइनस साइन बी में कॉस साइन, मेरे बात समझ रहे हो ना? प्लस में साइन कॉस, माइनस में कॉस साइन, और आगे रहेगा ए प्लस बी बाई 2, बाद में रहेगा ए माइनस सी बाई 2, ए प्लस सी बाई 2, ए माइनस सी बाई 2। इसे ट्रिक से याद रखना है, बोला था। कॉस ए प्लस कॉस बी में 2 कॉस कॉस, 2 कॉस कॉस है ना, कॉस ए प्लस कॉस थोड़ा टेढ़ा होता है, पता था, कॉस कॉस थोड़ा टेढ़ा होता है, 2 कॉस कॉस, कॉस ए माइनस के साइन में 2 साइन साइन, है ना। तो कॉस ए प्लस कॉस बी में 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बाई 2। लेकिन कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी बहुत इंपॉर्टेंट है, बता था। यहाँ पर 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन बी माइनस ए बाई 2, है ना, बी माइनस ए बाई 2, याद रहना बेटे, ए माइनस बी नहीं, बी माइनस ए बाई 2। सब में देखो ए माइनस बी होता है, लेकिन यहाँ पर बी माइनस ए होता है। लेकिन अगर आप इसको ए माइनस बी करना चाहो तो क्या करोगे, वो फॉर्मूला को कैसे, और एक कैसे वो फॉर्मूला तो को माइनस कॉमन ले आएंगे। हाँ, दूसरा क्या है, मॉडिफिकेशन ला सकते हो ताकि वो फॉर्मूला वही रहे, लेकिन यहाँ पर ए माइनस बी माइनस ए की जगह ए माइनस बी रहे, कि अगर आप आगे माइनस मल्टीप्लाई करते हो, माइनस 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू आप यहाँ पर कर सकते हो साइन ए माइनस बाई 2, है ना। अगर माइनस मल्टीप्लाई करते हो तो ए माइनस बाई 2, अगर नहीं करते हो तो बी माइनस बाई 2। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। ओके, ये वाला फॉर्मूला साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, आते बेटे 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए साइन बी। हेलो 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 हेलो, Yes, sir. Yes, हाँ। sir. Yes, sir. कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस कॉस, 2 कॉस कॉस। देखो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी में 2 साइन कॉस, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी में 2 कॉस साइन, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी में 2 कॉस कॉस। ये जो लास्ट वाला थोड़ा सा टेढ़ा है, बता था, लास्ट वाला जैसे कॉस सी माइनस कॉस डी वाला थोड़ा सा टेढ़ा है, लास्ट वाला मैंने बोला था थोड़ा सा टेढ़ा है, ये लास्ट वाला। देखो जरा साइन के बीच में देखो, साइन 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 के केस में देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी हो रहा है ना, लेकिन यहाँ पर देखो क्या लिखा है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस, मतलब आगे पहले ए माइनस बी लिखा है फिर ए प्लस बी लिखा है, आरएचएस में देख रहे हो। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. हाँ Yes, sir. तो ये थोड़ा टेढ़ा है कि कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 साइन साइन। अच्छा, अगर इसको सीधा करना चाहो तो क्या करोगे, अगर आप ऐसा को बोलना चाहते हो कि मैं ऐसा करूँगा, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी करूँगा, तो करो, कोई नहीं, खाली इधर जो लेफ्ट हैंड साइड में जो आंसर दे रखा है उसमें क्या माइनस खाली मल्टीप्लाई कर दो। अरे मेरे बात समझ रहे हो? Yes, sir. हाँ ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ये सारे फॉर्मूले लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, हाफ एंगल फॉर्मूले। ओके, अच्छा देखो बेटे, ओके बेटे, साइन ए बाई 2 हाँ प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस कॉस ए बाई 2 फॉर्मूला है ना। तो आपको यहाँ पर प्लस और माइनस में से तो एक चूज करना होगा, क्योंकि एक एंगल ए बाई 2 का तो दो साइन नहीं हो सकते कि एक प्लस वाला निकल गया एक माइनस वाला निकल गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। एक एंगल का एक साइन निकलेगा, एक एंगल का एक कॉस निकलेगा, अलग दो नहीं निकल सकते। तो जाहिर से इनमें से आपको एक चूज करना होगा। तो कैसे चूज करोगे कि प्लस को कब चूज करोगे, इफ ए बाई 2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। सच बात है कि ए बाई 2 अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ तो उसका साइन पॉजिटिव रहेगा, ए बाई 2 अगर सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ रहा उसका भी साइन पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि एसटीसी रूल वही बोलता है ना। अच्छा, और नेगेटिव माइनस कब चूज करोगे, जब
a/2 थर्ड या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, राइट? हेलो, गॉट इट? Yes, sir. cos a/2 का फॉर्मूला, cos a/2 का फॉर्मूला, हाँ, तो मैंने आपको बताया था आपको कि याद रखना है, आपको एक चीज़ याद रखना है केयरफुली। जैसे मैंने बोला था कि ट्रिक बोला था कि साइन के केस में मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूमरेटर में माइनस रहता है एंड कॉस के केस में प्लस रहता है। देखो जरा, साइन a/2 में क्या है, 1 माइनस कॉस a/2 का रूट ओवर, देख रहे हो? कॉस a/2 में क्या है बेटे, 1 प्लस कॉस a/2 का रूट ओवर। अरे देख रहे हो, कॉस, हेलो, Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो याद रखो साइन टैन दोनों में मैक्सिमम केस में न्यूमरेटर में माइनस रहता है एंड कॉस कॉट दोनों केस में मैक्सिमम टाइम में न्यूमरेटर में प्लस रहता है, मैक्सिमम टाइम में। देखो tan a/2 क्या होगा, रेसिप्रोकल, प्लस और माइनस रूट ओवर 1 माइनस कॉस a/1 प्लस कॉस a, इन दोनों को डिवाइड कर दोगे, साइन a/2 बाई कॉस a/2 कर दोगे। लेकिन मैंने बोला था कि ये फॉर्मूला से बेहतर होगा tan a/2 का कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना, ये वाला। अरे समझ रहे हो ना? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ। ओके तो ठीक है, ख़त्म हो गया ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का सारे मैंने फॉर्मूला आपको रिवाइज करवा दिया। अच्छा, तो बस खाली थोड़ा सा याद करने के लिए हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन का भी वही खाली कर लेंगे चटापट, उसमें तो वैसे ज़्यादा फॉर्मूला नहीं, चटापट कर लेंगे और इक्का दुक्का फॉर्मूला उसका इक्का दुक्का क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे। मेरा बात समझ रहे हो? पहले कॉम्प्लेक्स नंबर कर लेते Yes, sir. Yes, sir. हैं, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर कर लेते हैं। Yes, sir. ऑलरेडी हम कर चुके हैं बार बार परमुटेशन कॉम्बिनेशन, तो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर कर लेते हैं। ओके हाँ, पहला यहाँ से अगर मैं आपको सवाल पूछूं, सपोज डायरेक्ट एक क्वेश्चन, रूट ओवर ऑफ -25 क्या होगा? तो बेटा पहले 25 का तो रूट 5 ओवर, आई। यस So, 5. यस, पहले 25 का रूट ओवर 5 निकालोगे व्हिच इज 5, फिर आई का रूट ओवर, सॉरी माइनस का रूट ओवर क्या होगा बेटे, आई, पता था ट्रिक पता था ना, -1 का रूट ओवर, क्लियर? Yes, sir. तो रूट ओवर ऑफ -2 का क्या होगा, पहले 2 का रूट ओवर, Root 2 I. The root 2 I. रूट 2 आई। रूट 2 तो नहीं, रूट 2 तो इरेशनल नंबर आगे नहीं निकाल सकते। ओके, आई होप आपको याद है। इधर बेटे क्या लिखा है नीचे कि देखो कि रूट ओवर ऑफ ए इंटू रूट ओवर ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए बी इफ ए एंड बी बोथ आर नेगेटिव। अगर रूट ओवर के नीचे दोनों नेगेटिव नंबर है, जैसे कि रूट ओवर ऑफ -25 इंटू रूट ओवर ऑफ -36 रखा है, अगर ऐसा दिया है तो दिस इज नॉट इक्वल टू रूट ओवर ऑफ -25 इंटू -30, नहीं मल्टीप्लाई कर सकते। क्यों? क्योंकि दोनों रूट ओवर के नीचे नेगेटिव मेरे बात समझ रहे हो? इफ ए एंड बी बोथ आर नेगेटिव, ठीक है? तो क्या होगा इसका आंसर बेटे, क्या होगा? मैंने बताया था खाली आगे का माइनस लगा दो, मल्टीप्लाई 5 इंटू, अरे मेरे बात समझ रहे हो? यस, वो कर सकते हो या फिर एक आगे माइनस लगा दो, मेरे बात समझ रहे हो? Yes, sir. ऐसे कर Yes, sir. सकते हो, इसको 5i इंटू इसको 6i, ऐसे करके भी ये हो गया 30 इंटू आई स्क्वायर इज -1 तो -30, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट है कि आगे माइनस मल्टीप्लाई करके रूट ओवर के नीचे भी करते हो। वही लिखा है देखो, रूट ओवर माइनस है इंटू रूट ओवर माइनस बी इज इक्वल टू माइनस रूट ओवर ए बी। मेरे बात समझ रहे हो? ओके, लेकिन Yes, sir. लेकिन अगर ए बाई बी सॉरी अगर ए बी दोनों में से कोई एक भी अगर नॉन नेगेटिव हुआ, कोई एक भी अगर नॉन नेगेटिव हो गया तो क्या हो जाएगा? रूट ओवर ऑफ ए इंटू रूट ओवर ऑफ बी इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ बी। अगर उनमें से कोई एक भी नॉन नेगेटिव हो गया, कोई एक या फिर दोनों के दोनों, बेटा हमेशा याद रखो, मैंने बताया था जिनको मैथमेटिकल रीजनिंग चैप्टर पढ़ा दिया था जब शुरुआत में जो आए थे, सिलेबस में आपको नहीं है तो मैंने वहाँ पर आपको बोला था, जिन नए थे उनको पता है कि बेटे याद रखो, जब मैं बोलता हूँ ना ए एंड बी बोथ आर नेगेटिव, हेलो, अरे सुन रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, मैथमेटिक्स में इसका अपोजिट क्या होगा बता सकते हो? इसका अपोजिट मैथमेटिक्स में अगर मैं आपको पूछूं कि इसका अपोजिट बोलो, मैथमेटिक्स में इसका अपोजिट क्या होगा? ए एंड बी बोथ आर नेगेटिव, इसका अपोजिट बोलो क्या होगा? क्या होगा? ए एंड बी बोथ आर नॉट नेगेटिव होगा, ए होगा? Yes, sir.
यही A होगा। and B are both in. Sir, A और B. हाँ, आंसर होगा आइदर ए और बी इज नॉन नेगेटिव, इज नॉट नेगेटिव, और आप बोल सकते हो ए और बी नॉट नेगेटिव। अरे जरा सोचो कि मैं आपको बोला कि ए एंड बी बोथ आर नेगेटिव, मैं क्या क्या बोला बेटे, जबरदस्ती जबरदस्ती ए बी दोनों के दोनों नेगेटिव, तो उसका उल्टा में आप क्या बोलोगे, नहीं नहीं सर ऐसा नहीं है, जबरदस्ती वो दोनों नेगेटिव नहीं है, उनमें से कोई एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, या फिर दोनों के दोनों पॉजिटिव है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों के दोनों नेगेटिव नहीं, ऐसा ही बोलोगे ना अपोजिट में, दोनों के दोनों नेगेटिव है, बोथ नेगेटिव नहीं है, तो बोथ नेगेटिव नहीं है मतलब क्या क्या हो सकता है, हो सकता है ए बी में से कोई एक मतलब कोई एक नेगेटिव हो दूसरा नेगेटिव ना हो, या फिर हो सकता है दोनों में से कोई भी नेगेटिव ना हो, मेरे बात समझ रहे हो, तो आइदर ए और बी इज नॉट नेगेटिव। अरे मेरे बात समझ रहे हो, हेलो, Yes, sir. हाँ, ଖାଲି 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 ଖାଇ ପିଇକି ଘରେ ଛୁଟିରେ ଖାଲି ଘରେ ରହିକି ଖାଲି ଖାଲି ମାନେ ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ଖାଲି ଖାଇକି ମାନେ ଅଳସୁଆ ହେଇଯାଇଛ पूरा माने आलसी हो गए हो, मतलब पूरा मतलब अजगर अजगर सांप जैसे होता है ना बेटा, अजगर सांप, हेलो हेलो, अजगर देखिए हो ना, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes. वो Yes, जैसे sir. वो जैसे लोटा Yes, sir. वो जैसे लोटे मतलब ऐसे लोटता रहता है ना हमेशा, या फिर वो के भैंसा देखे हो, जो भैंसा होता है हमारा जो जिसको उड़िया में हम बोलते हैं पंडा या फिर कुछ बोलते हैं मुझे याद नहीं, वो मतलब दिन भर ऐसे कीचड़ में ऐसे लेटता रहता है। हाँ यस, सर आपने Sorry. जो ओडिया में बोले थोड़ा हिंदी में ट्रांसलेट कर देंगे प्लीज। अच्छा अच्छा अच्छा, वो वाला अजगर अजगर वाला हाँ, मैं बोला खा पी के छुट्टी में पूरा अजगर बन गए हिंदी हुआ, वर्जन भी अजगर ही होता है। हाँ हिंदी में कि खा पी के आप छुट्टी में पूरा अजगर बन गए हो, अजगर सांप बन गए हो, मतलब पूरा मतलब खाली आलसी खाली सो के उगते। हाँ ओके ठीक है, यस हाँ तो आलसी आलसी मत बनो बेटे, हाँ? हम आलसी बने के चलेगा, आप मत बनो। हाँ, ओके ठीक है, ओके आगे चलते हैं, कहाँ थे, हाँ यस, अच्छा फिर ये वाले फॉर्मूले क्या थे बेटे, मैं याद दिलाता हूँ बस, बेटे बताते चलो, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है बेटे, -1 है ना, आई टू द पावर 0 क्या होगा भाई, 1, आई टू द पावर 0 क्या होगा, अरे आई टू द पावर 0 क्या होगा, हाँ हाँ, 1. आई का क्यूब क्या होगा बेटे, आई का क्यूब क्या हुआ, -i, Minus I. अच्छा और किसी के वैल्यू भी -i होते हो, क्या है 1/i है ना, इसका भी वैल्यू -i होता है ना, ऊपर नीचे एक i मल्टीप्लाई करके तो कोई आएगा, i टू द पावर 4 क्या होता है बेटे, So 1. हाँ 1. i टू द पावर 4m, m मतलब एक इंटीजर, वेयर m इज एन इंटीजर, मतलब i टू द पावर 4 का मल्टीपुल क्या होगा, 1. So 1. हाँ बस, अच्छा i टू द पावर 4m प्लस r क्या होगा, I to the power r. So I to the power r. आई टू द हाँ। पावर आर, वेरी गुड, मतलब 4 का मल्टीपुल प्लस r आई टू द पावर r, आप इसको लेकर आप कर सकते हो सवाल, चलो अच्छा i टू द पावर n प्लस i टू द पावर n प्लस 1 प्लस i टू द पावर n प्लस 2 प्लस i टू द पावर n प्लस 3 क्या होगा, 0 होगा, जी So 0. 0 हाँ 0. इसका क्या मतलब है बेटे, अगर एक 4 i ऐसे ऐड हो रहे हैं, अगर 4 i ऐसे ऐड हो रहे हैं और उनका पावर अगर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स दे रखे हैं, अगर उनका पावर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स दे रखे हैं तो उनका ऐड होने के वैल्यू 0 होगा, मानो जैसे कि मानो i टू द पावर 15 प्लस i टू द पावर 16 प्लस i टू द पावर 17 प्लस i टू द पावर 18 पूछा गया, 4 i है और उनका पावर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है, ऐड करोगे तो वैल्यू कितना होगा, 0, मेरे बात समझ रहे हो, 0. अच्छा Yes sir. अच्छा, और एक क्या फॉर्मूला पढ़े थे बेटे, आई टू सर दी पावर, रिपीटेड, हाँ कौन हला, सर रिपीटेड आई टू द पावर n-1 n प्लस 1 ऑब्वियसली एक ही बात है, वही बात है, घुमा फिरा के वही चीज, अच्छा आई टू दी पावर n प्लस आई टू दी पावर n प्लस 2 क्या बोला था बेटे, अरे जीरो, अरे याद है ना, 0 Yes, सर, sir. यस सर, Yes, दो sir. यस सर, यस, दो आई ऐड करने के लिए दिया है, एक का पावर 10 है दूसरे का पावर 12 दे रखा है, मतलब एक का पावर से दूसरे का पावर 2 बड़ा है ना, -1 प्लस 1, क्या होगा, जीरो, क्या होगा, Yes 0. हाँ 0,
चलो ठीक है। अच्छा, ओके 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 ओके। अच्छा अच्छा प्रभु, कितनों को इमेजिनरी पार्ट में कंफ्यूजन है कि कौन कौन इमेजिनरी पार्ट में आई लिखे देते हो? आई कौन कौन घुसेड़ते हो इमेजिनरी पार्ट में? अरे इमेजिनरी पार्ट में आई कौन घुसेड़ते हो? सपोज मैं आपको बोलूंगा कि 1 माइनस 2i एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, सपोज उधर रखा है -1 -2 ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका रियल पार्ट क्या होगा? अभी क्या होगा रियल पार्ट इसका? सर -1। हाँ, -1 इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? -2 तो -2। कोई अगर बेटे इधर आई लगा दिए ना तो मेरा भयंकर से भयंकर रूप आप देखोगे बेटे। जैसे मतलब गीता में जैसे श्री कृष्ण मतलब अर्जुन के सामने खड़ा होकर अपना विश्व रूप दिखाया था ना बेटे, जब स्कूल खोलेगा ना मेरा उस रूप आप दिखोगे। समझ रहे हो? हेलो बेटा, आई मत लगाना इधर बेटे, इमेजिनरी पार्ट आई में जो मल्टीप्लाई हुए, ठीक है ना, आई नहीं लगाना। रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट बोथ आर रियल नंबर्स, याद रखो। हालांकि इसका नाम है इमेजिनरी पार्ट, लेकिन असलियत में है ये रियल नंबर, ये दोनों दे आर रियल नंबर्स, याद रखो। है बताया था ना मैंने, ऐसा लिखते हैं ना कि लेट z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई वेयर x कमा वाई बिलोंग टू r, ऐसा लिखा था ना कि रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट जो दोनों वो सब रियल नंबर होते हैं। हेलो, अरे गॉट इट। यस सर। यस सर। यस सर। ओके। हाँ तो अच्छा बेटे, कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है? अच्छा, एक प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या होता है? 0 होता है ना? 0। हाँ, एक प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 होता है। तो कौन से नंबर, किस टाइप के नंबर प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं? ऑल इमेजिनरी नंबर्स, दैट्स इट। दुनिया के जितने इमेजिनरी नंबर कैसा दिखता है? हाउ इमेजिनरी नंबर दिखने में कैसा दिखता है कि एक रियल नंबर के साथ एक आई मल्टीप्लाई हुआ होगा, ऐसा नंबर को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। जैसे कि 2i, √2i, -2i, दे आर इमेजिनरी नंबर्स, है ना? एंड दे आर ऑल्सो प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अरे गॉट इट, इनका रियल पार्ट है यस 0। सर। हाँ, यस सर। अच्छा, प्योरली रियल नंबर, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? 0 होता है ना? तो 0। हाँ, और कौन से टाइप के नंबर प्योरली रियल होते हैं? ब्रह्मांड के सारे रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर्स, है ना? जैसे 2 एक रियल नंबर है, ये कि प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि 2 को हम लिख सकते हैं 2 + 0i, तो इसका इमेजिन पार्ट। अच्छा, कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर विच बोथ प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी? हेलो हेलो, 0। हाँ 0 0, है ना? बस बस। अच्छा, अलजेब्रा ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वालिटी बिटवीन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटा अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर मानो z1 z2 है, लिखा है क्या लिखा है? मतलब सब पढ़ा दिया हूँ, बस खाली याद दिला रहा हूँ, फिर फॉर्मूला रिवाइज कर रहा हूँ। z1 इज इक्वल टू a प्लस आई बी, z2 इज इक्वल टू c प्लस आई डी। तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे? बस एक ही कंडीशन में इक्वल होंगे, अगर दोनों का कॉरिस्पॉन्डिंग रियल पार्ट इक्वल एंड दोनों का कॉरिस्पॉन्डिंग इमेजिनरी पार्ट इक्वल, तब जाके दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर सेम होंगे। अगर a इज इक्वल टू c, रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट, एंड b इज इक्वल टू d, इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। अरे याद है? हेलो, यस सर। यस सर। ओके 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 ओके, बस ठीक है। अच्छा, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने से क्या? ये देखो 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 देखो, तापस पंडा आके ज्वाइन करता है 6:50 में, तो कितना मेहरबान हो। अरे बेटे, जो गए हैं ना उनका खैर नहीं। ओझा, लास्ट को फिर से अटेंडेंस ले जाना, जरा लास्ट को फिर से अटेंडेंस ले जाना। बेटे आपको एक मजे की बात बताऊंगा, है ना? हम बोलते हैं, ओडिया में बोलते हैं माड़ुआंकु माड़ो दरकार, है ना? माड़ुआंकु माड़ो, अरे मुझे बच्चों ने ओडिया में, ओडिया कौन नहीं समझता है? माड़ुआंकु माड़ो। यस सर। हाँ, सर व्हाट डज इट मीन? अच्छा, इसका हिंदी में मतलब है कि लातों के बाद मतलब सर लातों के भूत बातों में नहीं मानते। हाँ यस, लातों के भूत बातों में नहीं मानते। तो हम टीचर कितना भी कोशिश करें, कुछ है लातों के भूत। अभी जो लातों के भूत है, हाँ, अभी जो लातों के भूत है, वो तो लैपटॉप में तो मैं लात नहीं मार सकता ना, मैं तो लैपटॉप में से गाली दे सकता हूँ। तो जब वो स्कूल आएंगे ना तब लात खाएंगे। तब उनको पता चलेगा, है ना?
बड़े भयंकर से भूत है भाई, बड़े भयंकर से भूत है, मतलब लगे रहे अपने फ्यूचर को बर्बाद करने में, हम क्या करें। ओके अच्छा पहला बेटे अच्छा मुझे बताओ, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने से क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्ट करने से क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा एक कॉम्प्लेक्स नंबर में दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करने से भी कॉम्प्लेक्स नंबर, किंतु कंडीशन है कि डिनोमिनेटर वाला कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर वाला कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। इसको क्या बोलते हैं बेटा, क्लोजर लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इस सब को क्लोजर लॉ बोलते हैं ना, पढ़े थे ना स्कूल में। हेलो ओके कम्यूटेटिव, Yes, sir. कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, अच्छा ओके अच्छा यस, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन क्रिएट होता है, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन क्रिएट होता है, जो कि आप हमेशा छोड़ देते हो, शॉर्ट क्वेश्चन यहीं से आ जाता है एग्जाम में। क्या कि बेटा आपको बोल देगा कि व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी, या फिर बोलेगा कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे देगा, उसका एडिटिव इन्वर्स बोलेगा। बेटे जीरो, द कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो को बोला जाता है एडिटिव आइडेंटिटी, है ना बेटे। जेड इज इक्वल टू जीरो, जीरो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसको हम अगर लिखे अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में तो जीरो प्लस जीरो आई, ये है एडिटिव आइडेंटिटी। इसको क्या क्यों बोला जाता है एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि ब्रह्मांड का कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में, दुनिया का एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें अगर ये जीरो वाला कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करो तो सेम कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। अरे मेरे बात समझे, इसीलिए जीरो को बोला है एडिटिव आइडेंटिटी। अच्छा एडिटिव इनवर्स अगर पूछे बेटे कि जेड का एडिटिव इनवर्स क्या होगा बेटे, माइनस जेड, है ना बेटे। अगर जेड रखा है 1 + 2i, एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड इज इक्वल टू व्हाट, माइनस जेड। अरे समझ रहे हो ना, यस Yes, sir. हाँ माइनस जेड, है ना। एडिटिव इनवर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में क्या रिलेशन होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हम उसका एडिटिव इनवर्स ऐड कर दे तो हमें मिलता है क्या, एडिटिव आइडेंटिटी जीरो। क्या मिलता है, अभी समझ रहे हो, हाँ ओके Yes, sir. yes sir. जीरो ओके। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ मैं कोई बात बताना चाहता हूँ बेटे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर में ना आप बहुत सारे क्या करते हो, ये फॉर्मूला को याद रखते हो। लेट मी टेल यू, अननेसेसरी है, दैट इज अननेसेसरी। कहीं पर गलती हो सकता है और उस टाइम मुझे मत बोलना कि सर हमारे हमसे गलती हो गया। मैं आपको बार बार रिकमेंड करूंगा कि मल्टीप्लिकेशन का ये जो फॉर्मूला ना, आप ठीक है आपको अगर याद रह गया है अच्छा है, अगर आपको याद रह गया है बहुत अच्छा है, लेकिन डायरेक्ट एग्जाम में फॉर्मूला अप्लाई मत करो। किधर अगर कुछ मल्टीप्लाई गलती कर दोगे, AC माइनस BD की जगह AD माइनस BC कुछ करके आ जाओगे तो गलत हो जाएगा। केयरफुल रहो अगर करते हो, नहीं तो डायरेक्ट जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के मल्टीप्लाई करते हैं ना बेटे, ऐसे ही आप मल्टीप्लिकेशन करोगे। कोई फॉर्मूला याद रखने की इसका जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ इसका एक 4 मार्क का सवाल कभी कभी आ जाता है, वो क्या है बेटे कि मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है, जो रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है, उस रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है बेटे, AC माइनस BD, व्हिच इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो आपको प्रूव कर पूछ दे सकता है कि इफ Z1 एंड Z2 आर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देन प्रूव दैट real part of Z1 into Z2 is equal to real part of Z1 into real part of Z2 minus imaginary part of Z1 into imaginary part of Z2, या फिर imaginary part of Z1 into Z2 is equal to, पूछ सकता है। इसको देख, मेरे बात समझ रहे हो? हाँ हेलो, Yes, sir. हाँ Yes, sir. Yes, sir. यस सर ओके बेटे। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? अब क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? Sir, Z One. into negative identity equal to 1. वन। अरे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं पूछ रहा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पूछ रहा हूँ। जैसे एडिटिव आइडेंटिटी जीरो होता है, Yes, उसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है बेटे, One होता है। तो one. कोई भी दुनिया का कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, वन भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो दुनिया का कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ये जो वन नामक कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो सेम कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। इसलिए हम बोलते हैं वन को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अच्छा ओके फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड क्या होगा, 1/z तो 1/z. हाँ अरे समझ रहे हो, तो यस सर बेटे याद रखो, Yes. अगर आपको z सपोज दे रखा है 1 + 2i और पूछा है फाइंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो आपके पास दो रास्ता है। एक है पूरा स्टैंडर्ड प्रोसीजर कि आपको 1/z निकालना है, मतलब 1/1 + 2i निकालना है।
बेटे यहाँ पर रख के छोड़ मत आ जाना बेटे, यहाँ पर रख के आ जाएगा ना तो बस हाफ मार्क मिलेगा कि खाली इसके लिए हाफ मार्क मिलेगा। ऐसा क्यों बताया ना, हाफ मतलब 0.5 मिलेगा, मतलब पूरा मार्क का हाफ नहीं, 0.5 मिलेगा। ये मत समझ आएगा कि 4 मार्क से 2 मार्क मिल जाएगा, 0.5 मिलेगा। हाँ बेटा, हालांकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसका एडिटिव, इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, इसका रेसिप्रोकल है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको ना अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होता है। तो क्या करते हैं बेटा, ऊपर नीचे, नीचे का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करते, अरे याद है ना, हेलो, यस Yes, sir. यस सर, यस सर। नीचे नीचे क्या होगा, ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी इज इक्वल टू वाट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, डायरेक्ट याद रख लो, नहीं तो करो आप एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस, करो आप, आपका मर्जी। अभी कितना बताएं एक चीज़ को, ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर नीचे हो गया, और ऊपर 1 माइनस 2i, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 कर लोगे आप खुद से, तो 1 माइनस 2i डिवाइड बाई 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज 5 है ना, तो 1/5 माइनस 2/5 इंटू आई, राइट। यस Yes, sir. नहीं तो मेथड 2 क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो। ओहो, 1/z इज इक्वल टू बेटे कॉन्जुगेट ऑफ z बाई मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर, याद है ना बेटे, हेलो। यस अरे वही करते हो, Yes. वही करते हो इम्प्लिसिटली भाई, वही करते हो। Yes, sir. तो अगर आपको z का पूछ, z इक्वल टू 1 प्लस 2i दे रखा है, और उसका पूछा है 1/z पूछा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा है, तो आप पहले z का कॉन्जुगेट निकाल दो, तो क्या होगा 1 माइनस 2i, फिर z का मॉड का स्क्वायर निकाल दो, पहले z का मॉड निकाल दो, फिर उसका स्क्वायर निकाल दो। अरे मेरी बात समझे, फिर Yes, z sir. Yes, का, sir. यस ओके आगे चलते हैं, ओके आगे चलते हैं, ठीक है, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, चलो ये सब हो गया, हाँ ठीक है, ये सब आप कर लोगे बस। और बेटे ये फॉर्मूला कदापि याद मत रखना बेटे, बहुत फंस जाओगे, डोंट डू इट। सिंपली डिवीजन जैसे मैं बताया था कि ऊपर नीचे क्या करोगे, नीचे का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा, कॉन्जुगेट का प्रॉपर्टी जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं खाली। अच्छा, कॉन्जुगेट सबको कर निकालना तो आता है ना, बताओ इसका कॉन्जुगेट क्या होगा। तो -1 प्लस 2i। हाँ, क्या करना है बेटा, रियल पार्ट को छूना नहीं है, छूना पाप है, रियल पार्ट को छूना नहीं है, छूना पाप है, बस इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल दो, है ना, वो माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, काम खत्म, आपको कॉन्जुगेट। इमेजिनरी साइन। हाँ, चेंज द इमेजिनरी पार्ट का साइन, है ना, बस काम खत्म, ओके। हाँ तो अच्छा, जेड कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या होता है बेटे, जेड होता है ना, तो जेड। हाँ हाँ, क्या होगा बताओ ये, टोपी पहना है तो जेड कॉन्जुगेट। हाँ देखो बेटे, हेलो भाई, समझ रहे हो ना, अरे क्या हो जाएगा, यहाँ तक क्या हो Yes. जाएगा, जेड हो जाएगा ना, यहाँ तक हो जाएगा जेड, फिर इसके ऊपर तीन डंडा है, अरे समझ रहे हो, फिर ये भी हो गया जेड, इसके ऊपर और एक डंडा है, Yes. जेड कॉन्जुगेट हुआ ना। तो आप ऐसे याद रखो, अगर ऊपर अगर इवन नंबर ऑफ Yes. डंडा दिया है तो आंसर वही कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, अगर ऑड नंबर ऑफ डंडा दिया है तो लास्ट में डंडा रहेगा। देखो यहाँ पर कितने डंडा दे रखा है, 1 2 3 4 5 डंडे दे रखे हैं ऊपर, जेड के ऊपर, जेड ऊपर 5 डंडे बैठे हैं, तो ये 5 डंडे ऑड नंबर ऑफ डंडे हैं, तो एक डंडा लास्ट को रहेगा, ठीक है ना, बस काम खत्म। ओके 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 ओके। तो ये अभी आप खुद कर सकते हो कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कॉन्जुगेट ऐड करोगे तो ऑब्वियसली उस क्या मिलेगा, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों का इमेजिनरी पार्ट का साइन अलग अलग, मतलब अपोजिट है, मतलब कट जाएंगे, तो खाली रियल पार्ट प्लस रियल पार्ट ऐड हो जाएगा, मेरे बात समझ रहे हो। अच्छा, यस कुछ समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, हेलो 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 हेलो, Yes, sir. हाँ Yes, sir. हाँ। अच्छा, एक कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट वही कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, सवाल है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट वही कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर का, है ना भाई, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट वही रहता है। मैं मानो आपको बोलूंगा कि 2 का कॉन्जुगेट निकालो, भाई 2 मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है ना, तो जब आप उसका कॉन्जुगेट निकालोगे तो इमेजिनरी पार्ट का साइन बदलोगे, तो इमेजिनरी पार्ट 0 का साइन बदल के -0 करोगे, वही रहेगा ना 0। अरे कॉम्प्लेक्स नंबर, हेलो, गॉट इट और नॉट। Yes, sir. हाँ हाँ, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट वही रहता है, ठीक है ना, याद रखो। बस, तो क्या लिखा है यहाँ पर, z इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट इफ z इज प्योरली रियल, समझ सकते हो अभी खुद पढ़ के, ओके, रात को रिवाइज कर लोगे, ठीक है ना, इससे। फिर क्या लिखा है, z प्लस जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0
इफ एंड ओनली इफ जेड इज प्योरली इमेजिनरी। सही बात है, सही बात है बेटे। बेटे ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है बताओ, ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका कॉन्जुगेट उसका एडिटिव इनवर्स के साथ सेम है? ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका कॉन्जुगेट उसका एडिटिव इनवर्स के साथ सेम है? बताओ, एक एग्जांपल दे सकते हो? प्योरली इमेजिनरी नो प्योरली इमेजिनरी है ना भाई। अभी देखो, मानो मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर बताऊं 2i, अरे समझ रहे हो? हेलो, यस सर, माइनस जेड क्या होगा? माइनस जेड क्या होगा? माइनस 2i। हाँ, जेड का कॉन्जुगेट क्या होगा बताओ? वो भी तो माइनस 2i माइनस होगा, 2i। क्योंकि रियल पार्ट को तो छूना नहीं है, और इसमें तो रियल पार्ट वैसे भी है ही नहीं, छोड़ दो उसको। खाली इमेजिनरी पार्ट का साइन बदलना है। इमेजिनरी पार्ट 2 है तो साइन बदलोगे तो -2 करोगे। तो देखे भाई कि प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट एंड एडिटिव इनवर्स दोनों बराबर होते हैं। अरे समझ गए? तो इसका मतलब प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मैं कॉन्जुगेट में उसका एडिटिव इनवर्स ऐड कर दूं तो क्या आंसर मिलेगा मुझे? 0 मिलेगा, अगर प्योरली इमेजिनरी है। अरे मेरी बात समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो? यस सर, यस सर। अरे सॉरी, क्या कर दिया? सॉरी, जेड में अगर कॉन्जुगेट ऐड करे, सॉरी, यस अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कॉन्जुगेट ऐड करे, सॉरी, अगर इफ जेड इज ए प्योरली रियल, अगर जेड इज प्योरली इमेजिनरी है तो जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट क्या होगा? 0 होगा। सही बात है कि नहीं? आप देखो 2i माइनस 2i 0 हो गया। ठीक है, मुझे तो रिजल्ट चाहिए, आप पार्टिसिपेट करो ना करो, आई डोंट केयर। ठीक है, ओके। अच्छा, ये वाला जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट उसका इज इक्वल टू उसका मॉड का स्क्वायर, अरे याद है ना? हेलो, यस यस सर, हाँ, ओके। तो जेड का मॉडुलस क्या होता है बेटे? कॉम्प्लेक्स में मॉडुलस क्या होता है? रूट ओवर ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अभी अगर मॉडुलस का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो खाली रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अरे सही है कि नहीं? वही लिखा है इधर। और जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल, बस काम खत्म। अच्छा, ये वाला प्रॉपर्टी कि Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। माइनस में वही भी इंडिविजुअल माइनस कर दोगे, मल्टीप्लिकेशन में वही, डिवीजन में भी वही, आपको पता है सब, है ना? मॉडुलस, अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर होता है, सबको पता है ना? इट इज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। यस सर। ओके, देखो बेटा यहाँ पर इसने क्या लिखा है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या लिखा है देखो, कि इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 इज ग्रेटर दैन Z2 और Z1 इज लेस दैन Z2 आर मीनिंगलेस। लेकिन यहाँ पर उसने एक जोड़ना चाहा था उसको, प्रोवाइडेड अनलेस बोथ आर प्योरली रियल। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों के दोनों प्योरली रियल है, मानो एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z इक्वल टू 2 है, Z1 इक्वल 2 है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 इज इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पर हम उन दोनों में बड़ा छोटा बता सकते हैं कि 2 छोटा है 3 बड़ा है, अगर दोनों प्योरली रियल है तो। नहीं तो अगर दोनों प्योरली रियल नहीं है, उनमें से कोई एक भी अगर इमेजिनरी है या फिर मतलब ऐसे मतलब दोनों अगर प्योरली रियल नहीं है, मेरे बात समझ रहे हो? तो उस केस में दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में बड़ा छोटा बताना मीनिंगलेस है। क्लियर? लेकिन उनका मॉडुलस के बीच में तो बता सकते हो ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस तो एक रियल नंबर होता है ना। अरे यार बात समझ रहे हो? यस सर, यस सर, यस सर। तो वही लिखा है दिस मीनिंगफुल, क्योंकि मॉडुलस निकालोगे तो रियल नंबर मिलेगा, तो दो रियल नंबर कंपैरिजन कर सकते हो, तो बस काम खत्म। अच्छा, प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स। बेटे दुनिया का कौन सा अकेला कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉड 0 है? 0 प्लस 0 हाँ 0 है ना, अकेला सिर्फ और सिर्फ 0 नाम का कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस ही 0 आता है। बाकी ब्रह्मांड के कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लो, उसका मॉडुलस क्या आएगा बेटे? पॉजिटिव आएगा। मेरे बात समझ रहे हो? ओके, यस सर। अच्छा इधर देखो क्या लिखा है बेटे, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, उसका कॉन्जुगेट का मॉडुलस, उसका एडिटिव इनवर्स का मॉडुलस सब सेम है। मेरे बात समझ रहे हो? पढ़ाया था मैंने, बताया था। अच्छा अब देखो ये मुझे समझाने का भी टाइम नहीं, ये समझा देता हूँ, ये आपके सिलेबस में भी नहीं है, छोड़ो। जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जेड का मॉड का स्क्वायर, सही है कि नहीं? यस ओके, गिव मी जस्ट 1 सेकंड ना, 10-15 मिनट खत्म कर देता हूँ, ठीक है? ओके ठीक है।
बस तो ये समझ में आ गया। अच्छा ये समझ में आ गया। अच्छा ये वाला Z1 इंटू Z2 का मॉड इज इक्वल टू Z1 का मॉड इंटू Z2 का मॉड, डिवीजन में भी वही होगा। लेकिन बताया था मैंने, वेरी इंपॉर्टेंट, कि कॉन्जुगेट का तरह मॉडुलस में वैसा नहीं होता है कि Z1 प्लस Z2 का मॉड इज नॉट इक्वल टू Z1 का मॉड। तो ध्यान दो, ये गलती कर देते हैं बच्चे, याद नहीं रखते कि सर बोले थे कि मॉडुलस में ऐसा नहीं होता है, कॉन्जुगेट में होता है। Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट इज द सेम एज Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट, लेकिन मॉडुलस में ऐसा नहीं होता है। मेरा बात समझ गए? हेलो हेलो, ओके ओके, यस सर। ठीक है आप आगे जाते हैं। तो ठीक है, आर्गन प्लेन तो आपका सिलेबस में नहीं है। और क्या बच्चा? हाँ बस, बाकी सारे क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस करोगे। ओके, अच्छे से सवाल है बहुत सारे, ऑलमोस्ट मतलब एग्जाम में ऐसा कोई भी सवाल नहीं आएगा जो कि मैं नहीं करवाया हूँ क्लास में आपको, बिल्कुल ऐसा भी सवाल नहीं आने वाला है। और ऐसा कोई भी सवाल भी नहीं आएगा जिसको मैं एक से ज़्यादा बार ना किया हूँ। मतलब सारे सवाल मतलब एक से ज़्यादा बार क्लास में किया हूँ। तो आई होप कि अगर आप गलती करो तो कृपया करके मतलब झूठ मत बोल देना घर में कि सर ने कुछ नहीं कराया, ये झूठ मत बोल देना। मेरे बात समझ रहे हो ना? हेलो, यस सर। हाँ, क्योंकि अगर झूठ बोलोगे तो कोई फायदा नहीं। क्या होगा कि जब मुझे पूछा जाएगा मैं आपको सामने बुलाऊंगा और आपके साथ और एक बच्चा को भी बुला दूंगा, दोनों से ये बोलेगा हाँ सर ये करवाएं, आप बोलेंगे सर नहीं करवाएं, तो आप पकड़े जाओगे, झूठ पकड़ा जाएगा। मेरे बात समझ रहे हो? तो झूठ वूठ कभी मत बोलना मेरे बारे में, ठीक है ना? सारे क्वेश्चंस एक से ज़्यादा बार मैं बार बार कराया हूँ और आपको प्रैक्टिस करवाया हूँ। तो आपका ऊपर निर्भर करता है आप कितना क्लास में अटेंटिव होकर सुनते हो, कितना नहीं सुनते हो। ओके ठीक है, ये गया, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर इज ओवर। अच्छा, मैं बस आपको खाली परमुटेशन कॉम्बिनेशन का इक्का दुक्का मज़ेदार सवाल करते हैं, फिर मैं छोड़ दूंगा, ठीक है? पूरा छोड़ दूंगा, डोंट वरी। क्योंकि बाकी के फॉर्मूले आपको क्या, फॉर्मूला तो और कुछ नहीं है ना? अरे समझ रहे हो? यस सर। यस सर। हाँ, अरे नहीं, मैं एक्चुअली आप सोच रहे हो कि मैं क्यों बोला है कि ये झूठ के बारे में, है ना? क्योंकि मेरे सामने आया है, मतलब अभी थोड़ी दिन के पहले, मैं नाम भूल गया हूँ, कोई मतलब बोल रहा है घर में कि सर इरेगुलर क्लास करते हैं। अरे मैं अगर इरेगुलर क्लास करता हूँ और रेगुलर क्लास तुम्हारा कौन करेगा? हेलो अरे Yes, समझ रहे हो ना? यस सर। हाँ, यस सर। मतलब कोई मेरे नाम पे झूठ बोल रहा है घर में कि सर इरेगुलर क्लास करते हैं। तो अभी देखो, जब मैं ये सुनता हूँ तो मुझे कैसा लगता है? तो और कितने क्लास करने से, अरे दुनिया का तो उड़ीसा का जाओ, कोई भी स्कूल पढ़ लो, कौन सा टीचर आपको बस रात दिन बैठ कर पढ़ाएगा? ऐसा झूठ मूठ बोल देते हैं हमारे नाम पे। ओके अच्छा ठीक है। अच्छा NPR नहीं, अच्छा देखो बेटे, फैक्टोरियल को मैंने बताया था, कोई ऐसा सिंबल भी लिखते हैं, इसका मतलब फैक्टोरियल है ना। NPN इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल, वही लिखा है ना? क्लियर? अच्छा NPR क्या लिखा है? एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल, है ना? देखो ऐसा लिखा है, मतलब फैक्टोरियल। आप रिवीजन कर सकते हो एग्जाम्पलर से, थ्योरी रिवीजन के लिए अच्छा है। अच्छा हाँ ओके, ये क्वेश्चन पहले याद कर लेते हैं। 4 तो फॉर्मूला है, बस खाली याद कर लेते हैं। हाँ, परमुटेशंस ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। देखो बेटा, उसने शुरुआत से दे दिया है कि ये जो 7.1.4 के अंदर जो भी वो पोर्शन उसने लिखा है, वो पोर्शन में एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट दे रखा है, ठीक है ना? तो बार बार उसने वो रिपीट नहीं करेगा, आपको बोल दिया है शुरुआत से ही हम एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट को लेके काम करेंगे। मेरे बात समझ रहे हो? उनमें से कोई भी सिमिलर नहीं है। ओके, तो पहला फॉर्मूला है कि द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, और एन ऑब्जेक्ट मतलब एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट दिया है ना, टेकन ऑल एट ए टाइम, मतलब सारे के सारे, मतलब एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, सबको लेके खाली हमें परमुटेशन बनाना है। परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट, नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट निकालना है, मतलब डिफरेंट वे में कितने डिफरेंट वे में हम जंबल कर सकते हैं, उनको निकालना है। तो एन ऑब्जेक्ट को कितने वे में जंबल कर सकते हैं अपने अंदर, मतलब एन फैक्टोरियल। अरे मेरे बात समझ रहे हो? हेलो, यस सर। यस सर। तो इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है कि 10 बॉयज अपने अंदर कितने में बैठ सकते हैं एक रो में? 10 फैक्टोरियल रो में, है ना? 3 बॉयज हैं, 3 चेयर्स हैं, कितने रो में तीनों बॉय को तीनों चेयर में बिठा सकते हैं? 3 फैक्टोरियल। खाली चेयर तो पड़े हैं, खाली बॉय को जंबल करना है। तो 3 डिफरेंट बॉय मतलब 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट,
और जब उनको जब चेयर में बार बार बिठाओगे, इधर उधर करके बिठाओगे, तो मतलब आप बार बार उनका ऑर्डर चेंज कर रहे हो। तो जब आप बॉयज़ को मतलब जंबल कर रहे हो एक सीट से दूसरे सीट, अगर स्वैपिंग करते हो ऐसे, तो आपको डिफरेंट हर बार डिफरेंट परमुटेशंस मिलते हैं। क्या मिलते हैं? डिफरेंट परमुटेशंस मिलते हैं, है ना। परमुटेशन में ऑर्डर मैटर करता है। आई होप आपको याद है। चलो ठीक है। n फैक्टोरियल इज इक्वल टू दिस, ये भी याद है। चलो ठीक है, अब ये भी ठीक है। चलो 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, ये भी याद है ना। अभी समझ रहे हो? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes, sir. व्हेन रिपीटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज अलाउड, अगर रिपीटेशन अलाउ क्या है कि नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड। मतलब एन ऑब्जेक्ट है, सबके सब मतलब सबके सबको लेना है, एंड रिपीटेशन इज अलाउड, मतलब आपको एन घर फिल करना है ना, एन घर फिल करना है, और हर घर में रिपीटेशन इज अलाउड। तो ये घर में एन ऑब्जेक्ट रख सकते हो, ये घर में भी एन ऑब्जेक्ट रख सकते हो, ये घर में भी एन ऑब्जेक्ट रख सकते हो, एन इंटू एन एन टाइम्स। तो कितना होगा? एन टू दी पावर N to the एन। power n. मेरे बात समझ रहे हो? लेकिन Yes. वहाँ पर क्या था कि एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को लेके बिना रिपीटेशन के अरेंज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर रिपीट कर सकते हो, तो एन टू दी पावर एन। अगर बिना रिपीटेशन के अरेंज करना होता तो कितना होता है? एन फैक्टोरियल, है ना। अरे समझ रहे हो? ओके ओके। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. उसी तरह एन ऑब्जेक्ट से टेकन आर एट ए टाइम, रिपीटेशन इज अलाउड एन टू दी पर आर। सही बात है ना। आप आर घर फिल करोगे, रिपीटेशन अलाउड है। इस घर में एन ऑब्जेक्ट रख सकते हो, रिपीटेशन इज अलाउड, तो इस घर में भी एन ऑब्जेक्ट रख सकते हो, इस घर में भी एन ऑब्जेक्ट, इस घर में, तो ऐसे करके आर नंबर ऑफ घर फिलअप करना है। तो एन इंटू एन इंटू एन इंटू एन इंटू एन इंटू एन टू आर टाइम्स, तो क्या होगा? एन टू दी पर आर। ये भी पढ़ा दिया था। चलो, ये फॉर्मूला तो आपको पता ही है कि अगर आपके पास एन ऑब्जेक्ट हैं और एन ऑब्जेक्ट में सिमिलर ऑब्जेक्ट है, क्या लिखा है देखो, नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दो एन ऑब्जेक्ट हैं ऑफ विच P1 और ऑफ वन काइंड, मतलब P1 ऑब्जेक्ट सिमिलर है, P2 ऑब्जेक्ट सिमिलर है, Pk ऐसे डॉट डॉट करके Pk ऑब्जेक्ट सिमिलर है, और बाकी डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं। तो ये सारे, ये जो एन ऑब्जेक्ट को अगर मैं एक रो में अरेंज करूँ, या फिर अगर इनका परमुटेशन बनाऊँ, मतलब डिफरेंट परमुटेशन बनाऊँ, ऑर्डर चेंज करूँ, तो कितने परमुटेशन बन सकते हैं ना? एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई जो सिमिलर है। तो पढ़ाया था मैंने ना, P1 फैक्टोरियल। अरे समझ रहे हो? हेलो। Yes, sir. हाँ Yes, sir. ओके। उसी के ऊपर एक सवाल करते हैं कि देयर आर ओके, कि 7 बार कॉइन टॉस किया गया, ठीक है, 7 टॉसेस, 7 टाइम्स एक कॉइन को टॉस किया गया। अब सवाल है, ऐसा कितने वेज में, इन हाउ मेनी वेज कैन वी गेट 3 heads and 4 tails। अब देखो, इसका सवाल का क्या मतलब है कि कितने डिफरेंट वे में 3 हेड 4 टेल मिल सकते हैं। क्या है इसका मतलब? देखो, 7 बार कॉइन टॉस कर रहे हैं, तो जब हम कॉइन टॉस कर रहे हैं तो हो सकता है पहला बार हेड आ गया, दूसरा बार हेड आ गया, तीसरा बार टेल आ गया, चौथा बार हेड आ गया। अरे समझ रहे हो? हेलो, हेड Yes, आ sir. गया, Yes, sir. 4 टेल लिखा था, हाँ, 3 हेड बस 4 टेल, ऐसा है कि सिचुएशन हो सकता है कि पहला बार हेड, दूसरा बार हेड, फिर टेल, फिर हेड, फिर टेल, फिर टेल, फिर टेल। या फिर ऐसा भी हो सकता है पहला बार हेड, दूसरा बार टेल। मतलब आप ऐसा समझ लो कि जितने डिफरेंट वे में आपका 3 हेड 4 टेल आएंगे, उनमें क्या है, बस वो सारे डिफरेंट वेज है क्या एक्चुअली में, कि 3 H एंड 4 T को आप खाली अरेंज कर रहे हो, है ना, डिफरेंट वे में अरेंज कर रहे हो। उनके भी खाली वही 3 H 4 T को आप खाली उलट पुलट कर रहे हो। मेरे बात समझ रहे हो? उलट पुलट कर देने से डिफरेंट वे मिल जाता है। अरे समझ रहे हो? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब आपके पास 7 ऑब्जेक्ट है, 7 ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है। तो 7 ऑब्जेक्ट अगर डिस्टिंक्ट होते तो कितने में अरेंज कर सकते थे? 7 फैक्टोरियल। लेकिन उनमें 3 H सिमिलर है, तीन ऑब्जेक्ट उनमें सिमिलर है ना, तो 3 फैक्टोरियल इंटू 4 T सिमिलर है। अरे समझ रहे हो? इंटू 4 फैक्टोरियल। तो इतने डिफरेंट वे में आपका आंसर। गॉट माय पॉइंट सर? अच्छा ठीक है। कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, फॉर्मूला ये है, आई होप आपको याद है। अच्छा हाँ देखो, रिमार्क्स उसने क्या लिखा है, देखो रिमार्क्स में, यूज परमुटेशंस इफ ए प्रॉब्लम
कॉल्स फॉर द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। मेरे पास समझ रहे हो? परमुटेशन यूज करो अगर प्रॉब्लम में ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट पूछा है, मेरे पास समझ रहे हो? एंड डिफरेंट ऑर्डर्स आर टू बी काउंटेड, अलग अलग ऑर्डर को काउंट करना है। जैसे कि राम हरि गोपाल, गोपाल हरि राम, हरि राम गोपाल, मतलब उनका खाली डिफरेंट ऑर्डर चेंज करते हैं तो सबको काउंट करना होता है, मतलब परमुटेशन पूछा है ना भाई। यूज कॉम्बिनेशन इफ ए प्रॉब्लम कॉल्स फॉर द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स एंड द ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन इज नॉट टू बी काउंटेड। अगर ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन हमें काउंट नहीं करना है, खाली, अरे मेरे बात समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो? यस सर। ऑर्डर मैटर नहीं करता। यस सर। बस यस सर। बेटा एनसीआर इज इक्वल टू एनसीएन माइनस आर फॉर्मूला पढ़े थे। अच्छा, इसको लेके ये सवाल का जवाब दो। किधर गया एक सवाल था। हाँ, मैं मन से दे देता हूँ, उसमें क्या। चलो मन से इतना देखते हैं। हाँ, किधर गया। हाँ, यस। हाँ, सपोज मैं आपको पूछूंगा कि 15C8 प्लस 21C7 माइनस 15C7 माइनस 21C 14 इज इक्वल टू कितना? 0 सर 0 सर। 0। वेरी गुड, सर 0। वेरी गुड, क्योंकि ये दोनों का वैल्यू सेम होगा। 15C8 इज इक्वल टू एंड 15C7 आर इक्वल। आप खाली देख लोगे कि नीचे वाले जो लिखा है उन दोनों को ऐड कर दोगे। खाली ऐड करने से क्या होता है? 15 होता है कि नहीं? अगर होता है तो दे आर द सेम, तो कट गए दोनों। उसी तरह इन दोनों का नीचे देखो 7 14 ऐड करने से क्या होता है? 21। ये दोनों सेम है, कट गए दोनों। तो आंसर क्या हुआ? 0। क्या हुआ? 0। हाँ, अच्छा, ये तो लॉन्ग क्वेश्चन है। एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 इज इक्वल टू n+1 CR, है ना? प्रूफ आ सकता है एग्जाम में, तो लॉन्ग क्वेश्चन है, सारे पक्ष से प्रैक्टिस करो। n इंटू n-1 CR-1 इज इक्वल टू n-, ये भी प्रूफ में पूछा है, आपके बुक में ही है ये प्रूफ, ठीक है ना? ओके, जितने आपके एनसीईआरटी में हैं बस उतने ही प्रैक्टिस करो एग्जाम के लिए। एनसीईआरटी के बाहर से लॉन्ग क्वेश्चन कुछ करना नहीं है। गॉट माय पॉइंट सो फार? लॉन्ग क्वेश्चन 4 मार्क 2 मार्क सारे बस एनसीईआरटी ही करो फिलहाल अभी के लिए। गेट माय पॉइंट सो फार? ओके, यस सर। अच्छा, यस, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, है ना? सपोज एन इवेंट E कैन occur in m different ways and associated with each of ways of occurring E another event can occur in n different ways, then the total number of occurrence of two event। ये तो पढ़ चुके हो आप, है ना? कि पहला इवेंट m नंबर ऑफ वे में हुआ, उसको फॉलो करके दूसरा इवेंट n नंबर ऑफ वे में हुआ, तो टोटल टास्क कितने वे में हो सकता है? कितने डिफरेंट वे में? m इंटू n डिफरेंट वे में हो सकता है। और एडिशन प्रिंसिपल मैंने कब बोला था याद यूज करने के लिए? जब आइदर और, है ना? मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल जब एंड, एडिशन प्रिंसिपल। अबे समझ रहे हो? हेलो, यस सर। हाँ, यस सर। एडिशन प्रिंसिपल में क्या लिखा है बेटे? कि अगर इफ एन इवेंट E कैन ऑकर इन m ways and another event F can occur in n ways and suppose that both cannot occur together। जैसे फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि पहला इवेंट होने के बाद दूसरा इवेंट होता है, मतलब दोनों होते हैं ना, दोनों होने से टास्क कंप्लीट होता है। एक बॉय चूज करोगे, उसके बाद एक गर्ल चूज करोगे, उसके बाद जाके आपका टास्क कंप्लीट होगा। मतलब वहाँ पर दोनों कंपल्सरीली होते हैं, दोनों इवेंट एक के बाद एक। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर बोथ कैन नॉट अकर टुगेदर देन आइदर E और F कैन अकर इन m+n ways। अरे मेरा बात समझ रहे हो? चलो, यस सर। ओके, ना समझो कितना नहीं समझो करो। ओके, तो इजी क्वेश्चन है पहला वाला कि इन ए क्लास देयर आर 27 बॉयज 14 गर्ल्स, द टीचर वांट्स टू सिलेक्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल टू रिप्रेजेंट द क्लास फॉर ए फंक्शन, इन हाउ मेनी वेज कैन द टीचर मेक दिस सिलेक्शन। तो जाहिर सी बात है बेटे कि यहाँ पर टीचर का टास्क है एक बॉय एक गर्ल निकाल के फंक्शन के लिए, फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक बॉय एक गर्ल निकाल के देना, ठीक है? और ये टास्क को 2 इवेंट में करेगा।
पहला इवेंट में क्या करेगा कि 27 बॉयज़ में से एक बॉय निकालेगा। दूसरा इवेंट में क्या करेगा, 14 गर्ल्स में से एक गर्ल निकालेगा। फिर उसके बाद काम उसका कंप्लीट, राइट। उसको पूछा है ना कि बस उसको खाली, अरे समझ रहे हो, द टीचर वांट्स टू सिलेक्ट वन Yes, sir. बॉय एंड वन गर्ल। खाली सिलेक्ट करना है, वो बॉय गर्ल कौन से ऑर्डर में वो मैटर नहीं करता। बॉय गर्ल ऐसा नहीं कि बॉय पहले गर्ल बाद में या फिर गर्ल बॉय सब, ऐसा नहीं रहना चाहिए। बस एक बॉय एक गर्ल चाहिए बस, ठीक है ना, ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो बस 2 इवेंट में काम खत्म। पहला इवेंट, पहला आप अगर 27 बॉयज़ में से एक बॉय सिलेक्ट करने के लिए जाओगे, 20 आंसर एक्चुअली को पता है कि 27 C1, लेकिन छोड़ो ना, आपको तो पता है ना, इसमें इतना क्या कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना। 27 मतलब बॉयज़ चूज कर सकते हो, कितने वेज में चूज कर सकते हो, 27 वेज में, देयर आर 27 बॉयज़। उसके बाद गर्ल्स सब चूज करने के लिए जाओगे, 14 गर्ल्स, तो कितने में चूज कर सकते हो, 14 वेज में। अरे समझ गए, हेलो। तो एंटायर टास्क कितने में कंप्लीट होगा, इतना। यस सर। अच्छा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछता हूँ यहाँ पर, ठीक है। हेलो एवरीबॉडी लिसनिंग। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अभी मैं सवाल पूछूंगा कि क्लास में 27 बॉयज़ हैं, 14 गर्ल्स हैं। ये वाला टास्क तो समझ गए। अब मैं दूसरा टास्क देता हूँ कि 1 बॉय एंड 1 गर्ल टू बी सीटेड इन अ रो। अरे यहाँ पर मैंने सवाल पूछा था आपको, खाली एक बॉय एक गर्ल सिलेक्ट करके मुझे दो। बॉय मतलब खाली बॉय गर्ल चाहिए मुझे, बस और कुछ नहीं। बॉय एक गर्ल चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैंने बोला हूँ कि एक बॉय एक गर्ल तो सिलेक्ट तो करोगे ही, करने के साथ साथ उनको रो में ही बिठाना है। तो जब रो में बिठाओगे तो बॉय गर्ल गर्ल बॉय अलग अलग हो जाएगा ना, अलग अलग रो हो जाएगा ना। मेरे बात समझ रहे हो? मानो पहले बॉय बैठा है फिर गर्ल बैठा है, ये एक रो हो जाएगा। पहले गर्ल बैठा है फिर उसके बाद बॉय बैठा है, ये मतलब इसको भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा इस केस में। अरे मेरी बात समझ रहे हो? हेलो। यस यस सर। यस हाँ, सर। यस। तो देखो बेटे, आप इधर आपका काम 3 इवेंट में समाप्त होगा। पहला इवेंट एक बॉय लेना, दूसरा इवेंट एक गर्ल लेना, तीसरा इवेंट अभी आपके पास एक बॉय एक गर्ल हो गए ना, उनको खाली रो में बिठाना। गॉट माई पॉइंट सो फर? 3 इवेंट। पहला इवेंट बॉय चुनना। कितनों में बॉय चूज कर सकते हो बेटे? 27 बॉयज में से एक बॉय 27 में चूज कर सकते हो। अरे समझ रहे हो? यस सर। कितनों में Yes, गर्ल, एक गर्ल कितने में चूज कर सकते हो? 14 में गर्ल चूज कर सकते तो हो। 14। अभी इनको करने के बाद अभी जो आपके पास एक बॉय एक गर्ल है, अभी मतलब देखो ये इवेंट कंप्लीट, अभी ये इवेंट भी कंप्लीट। एक बॉय एक गर्ल आपके पास है अभी, फर्स्ट 2 इवेंट्स हैव ऑलरेडी हैपेंड। अभी जो एक बॉय एक गर्ल आपके पास है उनको रो में बिठाना है। तो कितनों में बिठा सकते हो बेटे? 2 डिफरेंट 30 ऑब्जेक्ट को 2 फैक्टोरियल। अरे समझ गए? इतना होगा आंसर। हेलो। यस सर। हाँ यस सर। हाँ। कितना समझते हो कितना नहीं समझते हो, क्या करते हो क्या नहीं करते हो, क्यों अब होता नहीं। जो भी करते हो 2-4 बार समझते हो, बाकी पता नहीं चलता है। हाँ, पंगा हो जाएगा भाई। खुद के साथ आप परेशानी करते हो, क्या होगा। लास्ट ईयर की बात है। मतलब एक स्टूडेंट को मतलब प्रिंसिपल के सामने, अपने पेरेंट्स के सामने मैं भी बैठा था, पूरा गाली मतलब भयंकर गाली, मतलब सबके चारों तरफ से गाली पड़ा। तो खड़ा रहा। बेटे क्यों ऐसा सिचुएशन आप अराइज करना चाहते हो, है ना? क्यों आप शुरुआत से ही पढ़ाई में मन नहीं लगाना चाहते हो? ये एम्बैरेसिंग सिचुएशन अपने लिए क्यों फ्यूचर में क्रिएट करना चाहते हो कि क्या फ़ायदा होगा? आप जरा इमेजिन करो, आप अभी 11th से 12th में पढ़ रहे हो, आप अभी छोटे बच्चे नहीं रहे कि 12, 12, 14 ईयर मतलब 9-10 साल का बच्चे नहीं रहे कि आपको प्रिंसिपल का ऑफिस में बुलाया जाएगा, वहाँ पर पापा आएंगे मम्मी आएंगे, गाली होगा। ये सब ठीक नहीं है। अभी आप 14-15 उम्र हो गया है। अभी आपको पता है ना, अमेरिका में भाई, अगर आप अमेरिका में पैदा होते ना भाई, अभी 2 साल के बाद आप कुछ ना कुछ करके अपना पॉकेट मनी से पढ़ाई करते, पता है ना, इन द यूनाइटेड। अरे समझ रहे हो? हेलो। यस सर। हाँ, यस। अमेरिका में अगर किसी को 16 ईयर ओल्ड हो जाता है, कोई भी अगर 16 ईयर ओल्ड हो गया, तो उसके बाद वो अपना पढ़ाई का आधा खर्चा खुद को करना पड़ेगा। किसी भी हाल में कोई ना कोई जॉब करना पड़ेगा उसको, बहुत छोटा जॉब, मिनियल जॉब्स करना पड़ेगा, वेटरिंग करना पड़ेगा, डिफरेंट। हमारे यहाँ पर जैसे बोलते हैं कि हम राजा हैं महाराजा हैं, हम तो मतलब राजवाड़े खानदान से हैं, हम क्या वेटरिंग करेंगे, वो वेटर छोटा इंसान है। वैसा अमेरिका में नहीं है। आप रजवाड़े खानदान के हो, प्रेसिडेंट के बच्चा हो, आप जाके वेटरिंग भी कर सकते हो, मतलब आपको पैसा कमाना है तो।
सारे जॉब को इक्वली। तो आप अपने को बहुत छोटा बच्चा मत समझो, एम्बैरेसिंग सिचुएशन कभी भी क्रिएट मत करना कि टीचर आए, पेरेंट आए, प्रिंसिपल आए, सब बैठे, गाली हो रहा है, ऊपर से अगर कोई रिलेटिव भी आ गया वो भी ऊपर से गाली भी दे सकता है उसके सामने, उसके अंदर उसके अरे मेरी बात समझ रहे हो? हेलो। यस सर। हाँ ओके ठीक है, चलो मैं आपको खाली वार्निंग दे रहा हूँ, ठीक है, आपका मर्जी, आप जो करो, ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ ये हो गया। अच्छा हाँ ये वाला सवाल देखो बेटे। अच्छा ये वाला सवाल करने से पहले एक ट्रायंगल वाला सवाल, इंटरेस्टिंग सवाल है। हेलो लिसनिंग, हेलो। यस सर। यस सर। हाँ देखो देखो ये डायग्राम बेटा दिख रहा है ना आप सबको, ये डायग्राम दिख रहा है, ठीक है। अच्छा अब आपका टास्क है कि डायग्राम को कलर करना, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस डायग्राम बी कलर्ड सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग टू कंडीशंस। ये डायग्राम को कलर करना है और यही दो कंडीशन को लेके कलर करना है। पहला कंडीशन दे रखा है कि ईच ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल इज टू बी पेंटेड विथ वन ऑफ द थ्री कलर्स रेड, ब्लू और ग्रीन। मतलब ये जो ट्रायंगल है ना, जो स्मॉलर ट्रायंगल, जो 4 स्मॉलर ट्रायंगल दिख रहे हैं ना आपको, ये 4 स्मॉलर ट्रायंगल को आपको रेड कलर या फिर ब्लू कलर या फिर ग्रीन कलर में आपको पेंट करना है, ठीक है। अभी आपका मर्जी कौन सा ट्रायंगल को कलर करते हो, लेकिन यही 3 कलर से बस लेना है, ठीक है ना। लेकिन दूसरा कंडीशन भी पढ़ लो, क्या रखा है कि नो टू एडजेसेंट रीजन्स हैव द सेम कलर। कोई भी 2 एडजेसेंट ट्रायंगल का कलर सेम नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मानो इसको आपने रेड कलर कर दिए हो, इसको भी रेड कलर कर दियो, ऐसा सिचुएशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट ट्रायंगल है। बेटा एडजेसेंट का मतलब समझते हो ना, लग के जो होते हैं, अरे समझ रहे हो? हेलो साइड बाय यस सर। यस सर। साइड बाय साइड। बेटा ये जो सेंटर में जो ट्रायंगल दिख रहे हो ना, ये 3 उसका एडजेसेंट है। ये भी उसके साथ लग के है, ये भी उसके साथ लग के है, ये भी उसके साथ लग के है। ये तीनों ट्रायंगल, ये सेंटर वाला एंगल ट्रायंगल का एडजेसेंट ट्रायंगल है। मेरे बात समझ रहे हो क्लियरली? ओके बस। यस सर। और ये जो 3 ट्रायंगल है ना, ये एक दूसरे का एडजेसेंट नहीं है। ये जो 3 है इनमें से कोई भी एक दूसरे का एडजेसेंट नहीं है ना। ये अपने साइड शेयर नहीं करते हैं, Yes, है ना। आपका घर और अगर आपका साइड वाले का घर ऐसे अगर है ना बेटे, ऐसे लग के है तो आप बोलते हैं एडजेसेंट, है ना। मेरे बात समझोगे? हाँ लग के होता है तो एडजेसेंट। तो कंडीशन है कि कोई भी 2 एडजेसेंट घर को सेम कलर में नहीं कलर कर सकते। यही 3 कलर में कलर करना है और कोई भी 2 एडजेसेंट रीजन को सेम कलर में नहीं कलर कर सकते। तो आंसर दो बेटे, जल्दी बताओ। सर 3 फैक्टोरियल। आउटी भाबू न आउ टिके खाली तो कौन ढाबा ढाबा बाड़ी देले कौन एते सहज क्वेश्चन टा मु ताले काई देली ताले ए टिके भाबिबो ना। आउ अच्छा मुझे बताओगे यहाँ पर आपका टास्क 24, यस बेटे। यहाँ पर मुझे बताओगे व्हाट इज योर टास्क हियर। यहाँ पर टास्क क्या है? हेलो हेलो सर टू कलर एंटायर डायग्राम, राइट? ये टास्क है। अच्छा क्या ये टास्क को आप कितने इवेंट में करोगे? बताओ ये टास्क को आप कितने इवेंट में करोगे? बताओ जरा। 4 इवेंट। 4 इवेंट में करोगे ना? 4 इवेंट। 4 इवेंट में करोगे ना? हाँ यस यस सर जुपियन क्लास का हाँ, सर वो हाँ यस, अरे हाँ हाँ जुपियन क्लास जिनका है वो जाओ वीडियो लास्ट को देख देना, ओके रात को, ठीक है। थैंक यू सर। वेलकम थैंक यू सर। वेलकम। तो बेटी ये हमारे पास 4 ट्रायंगल है ना। वेलकम। तो ये चारों ट्रायंगल को अलग अलग हम कलर करेंगे और हर ट्रायंगल को कलर करना एक इवेंट है ना। तो जब हम पहला, मेरे पास समझ रहे हो, तो 4 इवेंट एक के बाद एक होगा। अच्छा आप यहाँ पर कोई भी एक ट्रायंगल से कलर करना शुरू करो। मानो ये ट्रायंगल से आप कलर करना शुरू करते हो, मानो सेंट्रल से शुरू करते हो, आपका मर्जी, जिधर से भी शुरू कर सकते हो। अगर इसको कलर करोगे, मानो सेंट्रल को पहले कलर किए, तो आप रेड ब्लू ग्रीन में से कोई भी कलर में कलर कर सकते हो 3 वेज में। मेरे बात समझ रहे हो? 3 वेज। अरे मेरे बात समझ रहे हो? हेलो ओके यस सर। यस सर। अच्छा अच्छा इसके बाद आप ये तीनों वाले कॉर्नर वाले ट्रायंगल में से कोई भी ट्रायंगल को आप पकड़ो। इनफैक्ट आप कोई भी ट्रायंगल शुरू कर सकते हो। मैं सेंटर से शुरू किया, आप कॉर्नर से शुरू। यहाँ इसको कलर करने के लिए जाओगे। अच्छा अभी इसको कलर करने के लिए आपके पास कितने डिफरेंट हुए हैं? क्या वो तीनों में से कोई भी कलर लगा सकते हो? 2 वेज है ना भाई, क्योंकि इधर जो कलर उधर नहीं लगा सकते। अच्छा ये घर में भी
2 है क्योंकि ये कलर Two. जो इधर नहीं लगाती इधर में भी 2 है। तो 4 इवेंट कितने वो डिफरेंट में हो सकते हैं 2 into 2 into 3 into 2। अरे समझ गए, हेलो 24। Yes. Yes, sir. हाँ यस सर। ठीक। यस सर। तो बस खत्म हो गया, बस आप खुद कर लोगे बाकी सब। हाँ बस तो इतना ही आज रखते हैं। सेट कॉम्प्लेक्स नंबर बाकी सबका आप मुझे कल डाउट पूछोगे। और और क्या, पैटर्न तो पता चल गया। अब वो खाली 1 मार्क का क्वेश्चन में सर, खाली आंसर। attendance- हाँ अभी अटेंडेंस ले जाओ भाई। तो मैं अलाउ नहीं करूँगा, इनका पेपर चेक नहीं होगा। आपको हंसी मजाक लग रहा है क्या? जो एब्सेंट है ना बेटा उनका पेपर चेक नहीं होगा। हंसी मजाक बिल्कुल नहीं है। दो जो आर एब्सेंट उनका पेपर चेक नहीं होगा। उनका मैथ हो गया, उनका मैथ नहीं देंगे। PT2 उनका एब्सेंट। आई डोंट नो भाई, मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ भाई, बात नहीं मानोगे ना। मतलब यू हैव नो आइडिया कि कितना मैं मतलब गुस्सेदार इंसान को पता नहीं। पढ़ाई करोगे तो आई विल बी योर बेस्ट फ्रेंड। पढ़ाई नहीं करोगे ना, ये सब बकवासबाजी करोगे ना, तो बेटा साइंस पढ़ना छोड़ दो, जाके आर्ट्स पढ़ो। बकवासबाजी अगर करना है तो साइंस नहीं पढ़ो, आर्ट्स पढ़ो। जाके वहाँ पर क्या करना है बेटे कि एक फील्ड में जाके दौड़ना है, घूमना है, नाचना है, गाना है। अभी साइंस पढ़ने आए हो मतलब आपका दिन रात तो सिर्फ साइंस को कॉन्सेप्ट समझने के लिए जाना चाहिए। तो बकवासबाजी नहीं करना है साइंस के स्टूडेंट हो। गेट माय पॉइंट्स ऑफ व्यूअर। हेलो Yes. यस सर। हाँ Yes, sir. Yes. ओझा टेक द अटेंडेंस नाउ। डन सर। डन तो बस तो बस ठीक है, डन। ओके मुझे फॉरवर्ड कर दोगे अभी? हाँ कर दोगे। ओके थैंक यू गाइस, बाय। थैंक यू Thank you, sir. Thank you, sir.